हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले ACCA बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का मॉक। ठीक है, तो मॉक सॉल्यूशन जो होगा ये पूरा होगा कैप्लिन की तरफ ही है, कैप्लिन पब्लिशिंग से। जो भी ये लोग लाइक मॉक वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसी के हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता होगा, आपको जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, मॉक में भी 2 घंटे का टाइम है। मॉक बस ये बेसिकली ये होता है कि आप एक बार एग्ज़ाम से पहले मॉक की तैयारी करके जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि लाइक अगर आप मॉक कर पा रहे हो तो हाँ, एग्ज़ाम भी अच्छे से हो ही जाना चाहिए। जैसे कि आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट वगैरह पता है, वरना हम डिस्कस कर लेते हैं। 52 क्वेश्चन हैं टोटल। वैसे सेक्शन ए और बी में कंपलसरी हैं जो कि करना, बीच में बाकी कुछ ऑप्शंस अगर दे तो वो बात अलग होती है। सेक्शन ए में 46 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 या 2 मार्क का होगा। जैसे कि आपको वो आगे बाइफरकेट करते हैं कि 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के होंगे, बाकी 16 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क के होंगे। ठीक है, तो ये 76 नंबर जो है वो आपके बन गए। बाकी 24 मार्क्स जो हैं वो आपके केस स्टडी की बेस होंगे, यानी कि सेक्शन बी के अंदर होंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे, सारे 4-4 मार्क्स के होंगे, तो 24 मार्क्स वो हो गए। ठीक है, तो ये है आपका बाकी जो भी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर वगैरह है। बाकी फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन ए से ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। मज़ा आने वाला है। और ये अच्छी बात होनी चाहिए कि यार आप लोग एक बार सारा जो है वो चैप्टर्स वगैरह को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, उसी के बाद जो है वीडियो देख रहे हो, या फिर इसको अच्छे से सॉल्व कर सके हो, या फिर आपको पता है कि सारे चैप्टर्स में क्या क्या होता है, क्योंकि सारे चैप्टर्स में ऑब्वियसली बात है मॉक है। तो फटाफट से स्टार्ट कर दे। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि आप साथ साथ करो तो ये भी हो सकता है। आप पहले वीडियो को रोको एक क्वेश्चन में, जैसे मैंने आप स्क्रीन के सामने चल ही रखा है, तो उसका आंसर पहले खुद से देखो और उसके बाद वीडियो को ऑन करके देखना कि आपका आंसर जो है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना कंप्लीट करना है बेसिकली। तो एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है जिसने डिसाइड किया है कि वो नया स्टाफ हायर करे, और इन ऑर्डर टू डील विद एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर था, मान लो लाइक मोबाइल्स फ़ोन वगैरह का जो है वो रिटेलर था। ठीक है, तो एकदम से डिमांड मोबाइल फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको ना अपने बिज़नेस के अंदर नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ा। अब एक बात बताओ, बिज़नेस को जो भी एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि डिमांड जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही है, क्योंकि एकदम से मोबाइल की डिमांड बढ़ी है, ये थोड़े पूरे साल में डिमांड बढ़ी रहेगी। एकदम से डिमांड बढ़ेगी, जैसे मान लो नया आईफोन लॉन्च हो गया, तो एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो उसके लिए नया स्टाफ चाहिए। अब ये थोड़े पूरे साल के लिए आईफोन की डिमांड बढ़ी रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म जो है वो ज़्यादा रिलेट करेगा। ठीक है, तो आपको बताना क्या कौन सा लेवल ऑफ प्लानिंग जो है वो मोस्ट क्लोजली रिलेट करेगा क्लोजली। अब देखो, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म से रिलेटेड आपको सीधे ही समझ जाना चाहिए कि कौन सा आएगा ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशनल जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म या फिर डिटेल ये सब चीज़ों के लिए जो है वो करता है। ठीक है, बाकी आप जो है स्ट्रैटेजिक जो होता है वो लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए करता है। टैक्टिकल आपका वो जो है मिडिल लेवल मैनेजर्स वगैरह होते हैं जो मिड टर्म के लिए जो करते हैं। और आपको एक और बात बताऊँ, टैक्टिकल और बिजनेस प्लानिंग एक ही बात होती है, टैक्टिकल भी वही होता है और बिजनेस प्लानिंग भी वही होती है। ठीक है, तो कभी भी टैक्टिकल और बिजनेस आए तो उसमें कोई दिक्कत मत करना कि ये अलग है वो अलग है। ठीक है, टैक्टिकल और बिजनेस एक ही बात होती है, और इसका आंसर क्या होगा जो है वो हमारा ऑप्शन ऑपरेशनल। ठीक है, टैक्टिकल और बिजनेस जो है वो मैं बता रहा था कि एक ही होता है। ठीक है, आई होप आपको पहला वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है भैया कि द यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विल ऑफन रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट फॉर अ बिजनेस। अब ये इसका भी एकदम पहली बात तो ट्रू और फॉल्स पूछा, तो इसका आंसर होने वाला है ट्रू, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है कि लाइक अगर आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब, अगर आप कोई चीज़ सॉफ्टवेयर पे पहले यूज़ कर रहे थे, अब उसको आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर लो, एक्सेस कर लो। अब आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मान के चलो आपको पहले जो भी आप चीज़ें जो है वो आपकी कंपनी के पास रहती थी, उसके स्टोरेज के लिए कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़ता था। ठीक है, बट अब क्या हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है कि मान लो आप लोग 100 GB यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जो है वो स्पेस ले लो और अपना जो डाटा है वहाँ पे स्टोर कर दो। बट पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर वगैरह लेने पड़ते थे। सॉफ्टवेयर लोगे, अब बताओ सॉफ्टवेयर के अंदर आते ही मान लो 500 GB है। ठीक है, आपको यूज़ है खाली 100 GB का, बाकी 400 जो है वो क्या है, खाली पड़ा रहा है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर में आते ही 500 GB है, तो आपको 500 GB वाला ही सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती है सॉफ्टवेयर में। बट इंटरनेट में क्या है, जितना चाहिए उतना लो, और बस इसमें ही आपका फ़ायदा है, और आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। सब चीज़ें जो क्या हो रही है वो इंटरनेट से, सर्वर से, ये सब चीज़ों से कनेक्टेड है। तो आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर के लिए पैसे पे नहीं कर रहे। अलग अलग चीज़ें जो उसकी जो सब्सक्रिप्शन वगैरह सॉफ्टवेयर के लिए नहीं पड़ती है, वो सब आप नहीं ले रहे। ठीक है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपका कैपिटल कॉस्ट बढ़ाता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और हमारी स्पीड जो है वो एकदम सही लग रही होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, आप जो है वो कमेंट में मेरे से वापस से पूछ सकते हो कि भैया आपने ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ आइदर द डिविजनल स्ट्रक्चर और द फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल और फंक्शनल आई होप आप जो है पूरा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग की चैप्टर्स में था, ठीक है। आपको बाय द वे वन शॉट और एग्जाम किट के सोल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। वैसे तो अगर आप लोग चाहते हो एग्जाम किट देखना या फिर वन शॉट देखना तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी इस पे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, तो आपको बताना है डिविजनल और फंक्शनल में से कि कौन से दो जो है वो फीचर्स होने वाले हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ये कब काम आता है एक्सपेंशन में, डाइवर्सिफिकेशन में, इसमें मैनेजर्स कैसे क्लासीफाई होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर इनकरेज नहीं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो हमारे जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली होता क्या है, जितना ज़्यादा सामान खरीदोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो कम आती रहेगी, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है फंक्शन में होता है, उसमें मैनेजर जो है वो अलग तरीके से बांटे होते हैं, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और बी में कह रहा है इनकरेजेस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट्स एंड प्रोसेसेस, बिल्कुल भी नहीं। ये अगेन वो क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछ क्या रहा है, डिविजनल स्ट्रक्चर जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये तो एक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको एक एक चीज़ अगर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, पूरा थ्योरी है यार, कहाँ पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि डिविजनल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, होता क्या है डिविजनल, वैसी फंक्शनल, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम रेडी हो सकते हो, ठीक है। वरना एक दो जो चीज़ें हैं, एक दो अल्फ़ाबेट से जो आपको घुमा देंगे और आप जो है वो गलत कर दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि क्या क्या किस किस का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो ए और बी जो है वो किसके हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर के। अब देखो सी ऑप्शन एडेप्ट, अब देखो दो हमें चूज़ करने थे, ए और बी अगर हमारे नहीं है तो ऑप्शन सी और डी बचे। अब पढ़ लेते हैं। सी में क्या कह रहा है, अडेप्टेबल इफ फर्दर डाइवर्सिफिकेशन इज परस्यूड। यस, अब आपको पता है जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर हम फॉलो ही करते हैं। देखो अगर मान लो मैं खाली एक ही प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है ए, अगर मैं इसको ही बेच रहा हूँ तो मेरे को डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो बस फंक्शनल स्ट्रक्चर काफ़ी है। बट अगर मेरे को ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने हैं तब भी डिविजनल स्ट्रक्चर काम आता है, या फिर अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन करना चाहूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आपको डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन, इन दो चीज़ों के बीच में फ़र्क समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है, अगर आप एक ही चीज़ को, बिज़नेस को वापस बढ़ा रहे हो। मान लो मेरा प्रोडक्ट था मोबाइल फ़ोन का, मान लेते हैं, ठीक है, एमपी लिख देते हैं मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन का मेरा बिज़नेस था, तो मैं पहले खाली सैमसंग के मोबाइल बेचता था, अब मैंने आईफ़ोन के भी बेचने शुरू कर दिए, मतलब मैं मोबाइल की ही रेंज में अपने बिज़नेस को बढ़ा रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, एक्सपेंशन, ठीक है। और अगर मैंने, मान लो मैं पहले मोबाइल फ़ोन बेचता था, अब मैंने वॉशिंग मशीन भी बेचनी शुरू कर दी, अब मैं एसी भी बेचने लग गया, मतलब मैंने अपने जो है प्रोडक्ट भी चेंज कर दिए, खाली मैं मोबाइल फ़ोन ही नहीं, वॉशिंग मशीन, एसी या फिर कुछ और भी चीज़ें जो है वो बेचने लग गया। तो अब मेरा जो है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, यानी कि मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बेचने लग रहा हूँ, तो वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन हमेशा किसमें होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में, ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये अडॉप्टेबल तभी होगा जब आप डाइवर्सिफिकेशन को परस्यू कर रहे हो, यानी कि आप अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी डी ऑप्शन में सीनियर मैनेजर्स आर एबल टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इशूज़, जैसे आपको पता है। अब मान के चलो जैसे मेरे अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको बताया मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें। मोबाइल फ़ोन है, इसके मैनेजर्स अलग हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट का अलग है, फाइनेंस का अलग है, बाकी मार्केटिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, ठीक है। वैसे ही वॉशिंग मशीन का है, उसका भी अलग है, इसका भी अलग है। तो देखो सबको मैंने अलग अलग मैनेजर्स दे रखे हैं, तो अब जो सीनियर लेवल के मैनेजमेंट वाले बंदे होंगे उनको फोकस नहीं करना यार मोबाइल फ़ोन पे अब हम ऐसे करें, वॉशिंग मशीन पे ऐसे करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग मैनेजर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो सबके पास अलग अलग चीज़ें हैं, तो अब हमें उनको ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि सबको मैनेजर्स अलॉट हो रखे हैं। तो इसलिए अब हम जो है वो अपने आगे बड़े वाले काम जो है, जो मेन इश्यूज़ होते हैं कंपनी से रिलेटेड, उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सी और डी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटाएंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ़ ऑल एम्प्लॉयज़ आर हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड, अगर सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्किल्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो इट कुड इनेबल मैनेजर्स टू हैव अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। पहली बात तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, देखो अगर एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फिर यहाँ पे एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली होता क्या है कि एक मैनेजर अपने अंदर कितने सबऑर्डिनेट को जो है वो हैंडल कर सकता है, वही तो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। अब एक बात बताओ, अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और मोटिवेटेड हैं कि वो काम करने को उत्सुक रहते हैं, इंकरेजमेंट रहती है उनके अंदर, तो मैनेजर्स को क्या होगा, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, अगर
वाइडर स्पैन ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो मैनेजर है इसको ज़्यादातर इसको ध्यान नहीं देना पड़ेगा इन ज़्यादा लोगों पे, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से स्किल्ड हैं, ये पहले से मोटिवेटेड है, ये मैनेजर है, ठीक है। अब इस पे इतने सारे लोग हैं, ये अगर ये सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, हाईली स्किल्ड नहीं होते, बहुत मतलब मान के चलो इनको जो काम है वो करना ही नहीं आता, तो इसको मैनेजर को मत्था खपाई करनी पड़ती कि यार इसको भी सिखाओ, इसको भी सिखाओ, इसको भी सिखाओ। तो इस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, शॉर्ट होता, वाइड ना होता, ठीक है, नैरो होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास तो हम जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारा वाइड हो सकता है, क्योंकि सारे लोग ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़्यादा स्किल है तो हमें उनको ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मैनेजर सबको बस बोलेगा अच्छा देख, ए तेरे को ये वाला काम करना है, बी तेरे को ये वाला काम करना है, सी तेरे को ये वाला काम करना है, बस, ठीक है। बट अगर ये वाला मैनेजर मान लो ये जो है वो हमारे इसमें जो है वो अनस्किल्ड लेबर हैं, ठीक है, फिर अनस्किल्ड जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, तो इसके अंदर मैनेजर को पहले ए को बताना पड़ेगा ये कर, उसके बाद बताना पड़ेगा इसको ऐसे कर, ठीक है, फिर बी को, फिर ए को, सी को। तो ऐसे मैनेजर को काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल शॉर्ट हो जाता है। जबकि जो हमारे हाईली स्किल्ड होते हैं उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाता है, वाइड, क्योंकि एक मैनेजर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर पाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इसलिए जो है ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है जी, मैस्लो भाई साहब जो है वो आते रहते हैं क्वेश्चन में, मैस्लो की जो वो पूरी हायरार्की नीड्स है उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका एक ना एक क्वेश्चन जो वैसे आ ही जाता है वैसे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आपको कंप्लीट करनी है स्टेटमेंट को। एट हिज एनुअल अप्रेजल, जेम्स की एनुअल अप्रेजल हो रही थी बेसिकली, तो उसको जो है ऑफर किया गया लार्ज पे राइज एंड अ न्यू जॉब टाइटल। ये बड़ी चीज़ फोकस करनी है, न्यू जॉब टाइटल, उसको एक नया जॉब का टाइटल मिला है, ठीक है। तो एक पे राइज से तो आप अलग अलग चीज़ें भी समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन एक न्यू जॉब टाइटल भी मिला है और लार्ज पे राइज मिला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो द पार्ट ऑफ जेम्स हायरार्की ऑफ नीड इज मोस्ट लाइकली टू बी मेट बाय दिस ऑफर इज सेल्फ फुलफिलमेंट, सोशल, सेफ्टी या ईगो। देखो सोशल का तो इसमें कुछ है नहीं, ये तो नहीं क्या भाई कि कुछ दोस्त वोस्त बना लो या फिर कुछ सोसाइटी से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ फुलफिलमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया उसको खाली पे राइज और न्यू जॉब का टाइटल दिया है। ये नहीं कहा कि भैया जेम्स अब खुश हो गया एकदम, मतलब ना वो बन गया कि ब्रह्मचारी का काइंड ऑफ, कि अब उसको कुछ अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, वो ऐसी स्थिति पे आ गया कि वो इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है। उसको एक नया जॉब टाइटल दिया है, एक पे राइज दिया है, लेकिन ये नहीं कहा कि भैया बस जेम्स अपनी ज़िंदगी से खुश हो गया, ठीक है, तो वो भी सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं होगा। अब देखो सेफ्टी और ईगो, सेफ्टी खाली ये होता है कि यार लाइक आपको बेसिक जो है वो सेफ्टी चीज़ें मिलती रहें, बेसिक खाना पीना मकान ये सब चीज़ें मिलती रहें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी नहीं। लेकिन ईगो जिसको हम स्टीम नीड्स भी जो है मैस्लो भाई साहब ने कहा था, स्टीम नीड्स जिससे रिस्पेक्ट बढ़ती है, जो चाहते हैं भैया कि हमारी ईगो नीड्स पूरी हो, हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें नया जॉब टाइटल मिले, ये सब चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाती हैं, ईगो के अंदर। तो अगर इसका ये जो हमारे पास करंट सिनेरियो है उसका जो बेस्ट एग्जांपल यही हो सकता है, ईगो नीड्स, क्योंकि उसको लास्ट पे राइज मिल रहा है और एक नया जॉब का टाइटल भी मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली भी चीज़ क्लियर होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंट्री ए इज़ एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो मतलब आप बेसिकली ये मान के चल लो कि ये कंट्री है, ठीक है, कंट्री का नाम मान लो ए है, तो इसके जितने भी लोग हैं ना उनकी इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है, बेसिकली आप ये समझ लो इनकी इनकम बढ़ रही है। तो अब इसकी वजह से कौन सा इन्फ्लेशन आ सकता है, एक बात बताओ, अगर जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा खर्चने को होगा, लोग ज़्यादा पैसा जो है वो खर्चने के लिए देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले जो है लोगों के पास कम पैसे होते थे तो वो कम खर्चते थे, अब ज़्यादा पैसे है तो लोगों की डिमांड भी जो है वो क्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम भी क्या है हमारी, ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतने ही ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। अब आपको पता है पैसा देखा नहीं, मांगनी पहले ही शुरू हो जाते हैं कि भैया अब हमारे पास पैसा आ गया। देखो एक बंदे के पास 100 रुपये भी होगा ना, वो फटाफट कहेगा चलो 100 रुपये को फटाफट से खर्च के आते हैं, कोई सोचेगा चलो 100 रुपये को सेव कर लेते हैं। लेकिन जो एक ह्यूमन नेचर होता है वो कहता है भैया चलो ठीक है पैसे आ रहे हैं, खर्च दो ये सब चीज़ें कर दो। तो जैसे ही बंदे के पास पैसे आने लग जाते हैं ना, तो वो बंदा पैसे भी खर्चने लग जाता है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि अब गुड्स जो हैं वो, अब देखो भाई पहले भी हमें मन करता था यार, देखो पहले एक बंदे के नॉर्मल एग्जांपल, ठीक है, और थोड़ा सा होगा जंक फूड से रिलेटेड तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक आदमी था, ठीक है, इसकी पहले सैलरी थी एक बहुत एग्जांपल के लिए 1000 रुपये, ठीक है, वैसे इतनी नहीं होती बट एग्जांपल 1000 रुपये, एकदम से क्या हुआ इसकी सैलरी को बढ़ा के 2000 कर दिया। अब एक बंदे का घर तो पहले 1000 रुपये में भी चल रहा था, अब उसका घर 1000 में चल रहा था, तो 2000 तो मतलब डबल ही हो गया ना। तो अब उस बंदे ने कहा यार चलो 1000 रुपये ठीक है, एक काम करते हैं बाहर से जाके ना छोले भटूरे खा के आ जाते हैं, यार डोसा खा के आ जाते हैं, क्या दिक्कत है यार, कुछ खा पी के आएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। अब देखो छोले भटूरे की डिमांड बढ़ गई,
डोसे की डिमांड बढ़ी और खाली इसी बंदे की वजह से नहीं, और भी कितने लोगों की जो है वो सैलरी बढ़ी होगी और भी लोग डिमांड बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी चीज़ बढ़ती है, और इसकी वजह से कौन सी इन्फ्लेशन आएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और इसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी, ज़्यादा लोग जो हैं वो डिमांड की तरफ बढ़ेंगे कि ये भी चीज़ें दो, ये भी चीज़ें दो, और इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद जो है वो बाकी गवर्नमेंट आगे जो है वो अपने स्टेप्स ले सकती है कि टैक्स बढ़ा दो, ये सब चीज़ें कर दो, बट अभी हमसे इतना ही चीज़ पूछेगी कौन सी इन्फ्लेशन लाएगी। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ करो कॉन्सेप्ट समझ के करो, और मैं तो यही कहूँगा यार भाई, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में जैसे भी हो, बस आपको ये है कि कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। ये मत सोचना कि भैया आपको खाली पेपर क्लियर करना है। ठीक है, पेपर क्लियर करने के लिए कभी भी मत जाओ। पेपर क्लियर करना ऑब्वियसली यार एक एम, मेन मोटिव तो यही होता है कि हमें पेपर क्लियर करना है, बट पेपर को क्लियर करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि यार आप क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। अगर आपको बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, क्या ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमारा इसके लिए क्या काम होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे जो है आने वाले टाइम में आपकी ही काम आने वाली हैं। तो इसलिए रट्टाफिकेशन मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता। अगर आप पहले की वीडियोस भी देख चुके हो तो आपको पता होगा, खाली कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आपको भी मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर अभी भी है तो भाई कॉन्सेप्ट्स पे जो है वो मेन फोकस करो, कि फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, बाकी ये थोड़ा बहुत मोटिवेशन, बाकी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर एरियल, लुइस एंड चार्ली एक्टिंग एज अ कोच, मेंटोर और काउंसलर। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स क्या आने हैं तो आपको पता होना चाहिए कोच क्या होता है या फिर मेंटर कैसे जो है वो चीज़ों को बताता है। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें पता होंगी तो फिर हम आगे जो है वो बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन जो है हमारे सही होंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। एरियल, पहले एरियल के बारे में बात कर लेते हैं। एरियल जो है वो करेंटली ऑफर है प्रैक्टिकल एडवाइस, ऑफर करता है प्रैक्टिकल एडवाइस और सपोर्ट। एडवाइस और सपोर्ट देखो, ये जो मेन वर्ड है ना उसको नोटिस कर लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो। एरियल इज करेंटली ऑफरिंग अ प्रैक्टिकल एडवाइस एंड सपोर्ट टू अ नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। नए एम्प्लॉयज़ को जो है वो एडवाइस और सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, ही सीज हिज रोल इज हेल्पिंग टू सपोर्ट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस न्यू स्टाफ मेंबर। अब एक नए एम्प्लॉयज़ आए हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो नए एम्प्लॉयज़ को एडवाइस कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि कैसे कैसे आप जो है वो कर सकते हो। मतलब बेसिकली नए एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मेरे को ये एरियल जो है वो ज़्यादातर मेंटोर की तरह तरीके से दिख रहा है, क्योंकि पहली बात वो उनको एडवाइस कर रहा है और उनको सपोर्ट कर रहा है। किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, किसके लिए, लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एम्प्लॉयज़ की क्या हो सके, ट्रेनिंग हो सके। और एक मेंटोर ही ऐसा आदमी होता है जो मतलब जो है वो एडवाइस भी करता है, साथ साथ सपोर्ट भी करता है। तो आप एक बेसिकली इसको कीवर्ड की तरह कह सकते हो कि एडवाइस और सपोर्ट जो है वो ज़्यादातर जो है वो मेंटोर का रोल होता है। ठीक है, तो मेंटोर आपको देखो ए ऑप्शन में दिख रहा है और एक सी ऑप्शन में दिख रहा है एरियल का। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कट ही गया। ओके, अगर मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई तो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते रहेंगे। ये तो भाई फ़ायदा है ना, कि फटाफट से करना है क्योंकि 2 घंटे का ही टाइम है ना। तो उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, लुइस इज़ करेंटली हेल्पिंग वन ऑफ हर कॉलीग्स। ये देखो हेल्पिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पे हेल्पिंग यहाँ पर भी है। तो खाली हेल्पिंग से आप नहीं समझ सकते कि क्या है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा था और सपोर्ट भी दे रहा था नए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो क्या कर सके, लर्निंग और डेवलपमेंट उनकी हो सके। अब यहाँ पे हेल्प लुइस भी कर रहा है। ठीक है, लुइस करेंटली हेल्पिंग वन ऑफ हर कॉलीग, अपने कॉलीग की हेल्प कर रहा है टू डील विद अ प्रॉब्लम ही इज़ हैविंग विद अनदर मेंबर ऑफ स्टाफ। तो अपने कॉलीग, मान लो ये लुइस है, ये कॉलीग है। ठीक है, तो इसको जो है वो किसी और बंदे से दिक्कत आ रही थी, तो ये वाला बंदा इसको समझा रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ चल रही है। ये लुइस है, ये उसका कॉलीग है, ये अदर मेंबर है। ठीक है, तो कॉलीग जो है उसको किसी और मेंबर से दिक्कत परेशानी है, तो लुइस कॉलीग को समझा रहा है। अब एक बात बताओ, एक लुइस जो है वो किसकी तरह ऐड कर रहा है, ऑब्वियसली काउंसलर की तरह, है ना, क्योंकि अब उसकी किसी और के साथ दिक्कत है, अब लुइस उसको समझा रहा है, तो कैसे उस प्रॉब्लम को जो है वो डील कर सकते हैं। तो बेसिकली लुइस किस तरीके से एक्ट कर रहा है, काउंसलर की तरह। एक बेसिकली उसको चीज़ों को समझा रहा है कि ऐसी चीज़ों को डील करना है, ये सब चीज़ें करना है। तो आप इसका बेसिक एक कीवर्ड जो है वो निकाल सकते हो, डील विद अ प्रॉब्लम। काउंसलर जो होता है वो हमेशा प्रॉब्लम के साथ डील करने में मदद करता है। इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, लाइक आप 12th वगैरह देकर आए हो, मतलब 12th क्लास से जो है पास आउट हुए हो या फिर ग्रेजुएशन से पास आउट हुए हो, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि भाई अब जैसे 12th के बाद आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो एक काउंसलर आता है, आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, ये सब वो सब ये सब। तो काउंसलर आके वो बताता है भैया आप सीए कर लो, सीएस कर लो, अगर आप कॉमर्स वाले से हो सीएमए कर लो, किसी को यही नहीं पता भाई कि सीसीए भी कर लो। ठीक है, पहले नहीं बताते कोई लोग, क्योंकि उन काउंसलर को भी नहीं पता होता वो क्या है।
ठीक है। तो काउंसलर के भी अपने वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बाकी ये है कि येस, काउंसलर बेसिकली क्या होता है, प्रॉब्लम के साथ डील करने में जो है वो आपको मदद कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक कीवर्ड आप इसको जो है वो कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया काउंसलर। अब देखो ए ऑप्शन कट गया इसी के साथ, क्योंकि लुइस जो है वो क्या बन गया, काउंसलर। बाकी थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कोच होना चाहिए। ठीक है, बाकी चार्ली जो है वो स्पेंड कर रहा है 1 मंथ हेल्पिंग अ कॉलीग टू इम्प्रूव देयर मशीन स्किल्स विद इन द वर्क प्लेस। अब देखो चार्ली जो है वो अपने साथ वाले कोलीग की मदद कर रहा है मशीन स्किल पे। मान के चलो ये चार्ली है, ठीक है, ये चार्ली भाई साहब है, ये उसका दोस्त है एफ, यानी कि फ्रेंड मान लेते हैं। ठीक है, ये उसका फ्रेंड है, तो ये दोनों आपस में भाई हैं। इसको चार्ली ये मशीन पे काम करते थे, ठीक है, कुछ बनाना है, तो चार्ली को ये मशीन काफ़ी अच्छे तरीके से चलाने आती थी, इसके दोस्त को नहीं आती थी। तो अब क्या करे, जब भी ऑफिस में चार्ली और ये आते थे तो चार्ली बताता था भैया देखो इसको ऐसे चलाते हैं, इसको यूज़ ऐसे करते हैं, यहाँ से बटन ऑन करो, फिर इसके बाद मशीन को ऐसे ऐसे यूज़ करो। और ये इसका फ्रेंड जो है वो वहीं पर खड़े खड़े जो है उसको चीज़ों को समझ रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा ये सब चीज़ें हो रही हैं, अच्छा इसको ऐसे ऑन करना है, ये मशीन को इस तरीके से यूज़ करना है, ये सब चीज़ें। तो वो किसके अंदर आ गया, हमारा कोच के अंदर, क्योंकि कोच जो है आपको रियलिस्टिकली चीज़ें करके बताता है कि इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब आप मान लो कि एफ़ को मशीन चलानी आती है, ठीक है, मशीन चलानी आ गई, बट उसको अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो सब कौन बता रहा है उसको, चार्ली। इसका एक एग्जांपल ये होता है, जैसे कि हमारे यहाँ मतलब क्रिकेट विकेट बहुत काफ़ी चलता है, ठीक है, तो क्रिकेट टीम का भी एक क्या होता है, कोच होता है। तो अब ये तो है नहीं कि प्लेयर जो हैं इतने सारे उनके पास स्किल्स नहीं होती, स्किल्स तो सबके पास होती हैं, बट कोच किसके लिए होता है कि जो उनकी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करा सके। बैटिंग कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब किस लिए होते हैं, ताकि उनकी स्किल्स जो हैं वो क्या करा सके, इम्प्रूव करा सके। ओके, तो आप कोच को काइंड ऑफ इसके तरीके से जो है वो ले सकते हो। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। टाइम की कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझते चलो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम जितना भी लग रहा हो। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भैया एक न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है कंट्री एच की, जो कि डिबेट कर रही है उसकी अप्रोच मैनेजिंग द नेशनल इकोनॉमी की, कि मतलब कैसे जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बताओ विच अप्रोच टू द नेशनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर कौन सी सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर की बात समझ लेते हैं पहले कि भैया क्या कह रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट किया है कि जो इनकी इकॉनमी है वो काफ़ी तेज़ जो है वो ग्रो कर रही है। ओके नाइस। तो वी नीड टू इंक्रीज़ द लेवल ऑफ टैक्सेशन, अच्छा जी, एंड थिंक अबाउट रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई टू ट्राई एंड स्लो द इकोनॉमी डाउन। तो भैया उनको लग रहा था कि उनकी इकॉनमी बहुत तेज़ बढ़े जा रही है। तो अब आपको पता है इकॉनमी बढ़ रही है तो मतलब वही चीज़, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर इन्फ्लेशन आ जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो नहीं चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें ना थोड़े टैक्स वगैरह बढ़ा देने चाहिए। टैक्स बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि जितना देखो पहले एक बंदा 1000 रुपये कमा रहा था, उस पर मान लो 10% टैक्स, अब मान लो यार, ठीक है, तो 100 का टैक्स लगता है, ठीक है, तो उसकी इनकम कितनी बचती, 900 की। अब मान लो टैक्स बढ़ गया 1000 का, अब 20% हो गया, ठीक है, तो यानी कि 200 रुपये लग रहा है, अब उसकी इनकम कितनी बची, 800। तो इसका मतलब देखो इनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है, वो कम कर दी। तो इसका मतलब यही है कि टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ताकि इनकम कम हो, ताकि जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, या फिर मनी सप्लाई को जो है वो रिड्यूस कर दो, ताकि इकोनॉमी जो है वो कम हो जाए, ताकि इतने ज़्यादा जो है वो लोगों के पास पैसे ना पहुँचे। बेसिकली ये कर रहे हैं। और ये किस चीज़ की अप्रोच होती है, हमने जो है क्लासिकल मॉनिटर सप्लाई साइड की नीचे सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर रही होती है सब मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की, या फिर मनी सप्लाई को चेंज करने की, तो उसको पॉलिसी को, मतलब उस व्यू को, उस अप्रोच को कौन सी अप्रोच कहते हैं। तो ये जो अप्रोच होती है वो होती है केनीजियन व्यू। केनीजियन भाई साहब ये कहते थे कि भैया अगर गवर्नमेंट इंटरप्ट कर रही है इकोनॉमी को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वो किसकी व्यू के अंदर आता है, केनीजियन व्यू के अंदर। इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो लाइक मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, देखती है कि इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ों के लिए। तो अगर गवर्नमेंट इंटरप्ट कर रही है तो वो केनीजियन व्यू। क्लासिकल अप्रोच, अगेन क्लासिकल अप्रोच में तो ये होता है भैया कोई कुछ करता ही नहीं है, अपने आप ही इन्फ्लेशन आती है, अपने आप ही इन्फ्लेशन चले जाती है। ठीक है, तो ये होता है। बाकी मॉनिटरी व्यू होता है, एक सप्लाई साइड अप्रोच होती है, जो कि मतलब खाली ये होती है कि गवर्नमेंट जो है वो खाली किस लिए आती है, अगर मार्केट में कोई इम्परफेक्शंस आ गई, कुछ मार्केट में अलग चीज़ें हो गई, या फिर मार्केट पे इक्विलिब्रियम पहुंचना है, ठीक है, एडीएस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब अगर इक्वल नहीं हो रहा, तो जो भी चीज़ इसको एडी को एएस इक्वल होने से रोक रही है,
तो उसके बीच में अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी आए तो फिर मॉनिटर्स व्यू आता है कि गवर्नमेंट खाली क्या चाहती है, हमारी इकोनॉमी इस पे आ जाए इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे आने से जो भी चीज़ें उसको रोक रही हैं वो क्या आती हैं, मॉनिटर्स व्यू के अंदर। तो इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी वही सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, अगेन वही जो चीज़ है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, क्या मॉनिटर्स व्यू जो होता है वही सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली भी चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। और ये सब जो था वो आपका इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी मैक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं उसमें चीज़ें में हम लोगों ने भी वैसे भी कवर किया ही हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अकाउंटेंसी इज़ अ क्लास एज अ प्रोफेशन रेदर देन एन ऑक्यूपेशन। ठीक है जी, अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन होता है रेदर देन एन ऑक्यूपेशन, खाली जॉब के बदले एक प्रोफेशन है, ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर दिस, तो इसके लिए क्या रीज़न नहीं है, मतलब बेसिकली डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है कि आप प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, अकाउंटेंसी जो है वो प्रोफेशन कह रहे हैं और ऑक्यूपेशन नहीं है, तो आप इसके क्या रीज़न जो है इसका नहीं हो सकता। तो पहली स्टेटमेंट बढ़ते हैं, अकाउंटेंसी रिक्वायर्स अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग टू इनेबल द मास्टरिंग ऑफ स्पेशलाइज स्किल्स। एकदम सही बात है, मतलब प्रोफेशन का ये तो वो होता है यार, देखो आप क्या कर रहे हो, ACCA, ठीक है, ACCA भी क्या है, एक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो अब एक बात बताओ, उसके लिए हमें जो है वो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग लगता है, एक ट्रेनिंग का पीरियड लगता है पूरा, आप PER करते हो, ठीक है, वो ट्रेनिंग का पीरियड ही होता है। आपको स्पेशलाइज स्किल्स में मास्टर करना पड़ता है, ऑडिट या फिर टैक्स हो गया, बाकी ये सब चीज़ें जो हैं वो आ गई, वो सब क्या है, वो आप स्किल्स को मास्टर कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है और आपको क्या बताना है, गलत स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन तो आपका नहीं होने वाला। बी ऑप्शन में कह रहा है अकाउंटेंट्स आर नॉर्मली हाईली पेड, तो जो ऑक्यूपेशन करते हैं क्या वो हाईली पेड नहीं होते, ऐसी बात तो नहीं है। अब एक बात बताओ, आप लोग ACCA कर रहे हो, ठीक है, और एक बंदा जो है वो खाली बिज़नेस कर रहा है, ठीक है, और बिजनेसमैन जो है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका बिज़नेस, अब ये थोड़ी ज़रूरी है कि भैया खाली एक ACCA वाला ही बहुत ज़्यादा कमा ले, हो सकता है वो बिजनेसमैन काफ़ी अच्छे तरीके से कमा रहा हो, ज़रूरी थोड़ी है कि यार वो खाली मतलब एक प्रोफेशन कर रखा हो तो वो ज़्यादा कमाएगा और ऑक्यूपेशन कर रहा है तो वो नहीं कमाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो स्टेटमेंट मेरे को लग रही है कि हाँ, ये तो एकदम कोई इसका रीज़न नहीं है कि अकाउंटेंसी को प्रोफेशन कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू ऑक्यूपेशन, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, कब पैसे कहीं पे भी कमाए जा सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कमा सकता है, ठीक है। मैं किसी चीज़ को डिग्रेड नहीं कर रहा कि ACCA भाई, ACCA बहुत बढ़िया कोर्स है, ठीक है, लाखों में कमाओ, 10 20 30 40 करोड़ों तक कमाओ, ठीक है, INR में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्या अकाउंटेंट्स नॉर्मली हाईली पेड करते हैं, नॉर्मली नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं होती, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में, तो आप ये नहीं बताओगे कि ये ज़्यादा कमाता है वो कम कमाता है, ठीक है। ये तो ये बात हो गई भैया कि जो स्कूल से पढ़े लिखे होते हैं ना, जिन्होंने खाली स्कूलिंग करी होती है वो कम कमाते हैं, और जिन्होंने कॉलेज जो है डिग्री वगैरह कर रखी है वो ज़्यादा कमाते हैं। क्या ऐसी सही बात है? नहीं यार, जो एक स्कूल खाली वो स्कूल से पढ़ा लिखा है, कॉलेज नहीं करा, वो भी ज़्यादा कमा सकता है, ठीक है। वो तो स्किल्स पे डिपेंड करता है, स्किल सेट पे डिपेंड करता है, उसका माइंडसेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी C और D ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, बाकी हमें आंसर तो B मिल ही चुका है। C ऑप्शन, अकाउंटेंट्स हैव टू कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स। यस, आप लोग ऑडिट में पढ़ोगे, आप लोगों ने BT में भी वैसे पढ़ा है कि क्या एथिक्स वगैरह होते हैं। बाकी एथिक्स की तो यार सारी चीज़ों में आती रहती है, आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो लॉ में भी आते हैं, बाकी हर चीज़ों में आपको एथिक्स बताते रहते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब चीज़ें है ना। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव एथिक्स ही तो है, इसको आपको फॉलो करना पड़ता है, तो एकदम सही बात है। और हमें बताना कौन सी बात सही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अकाउंटेंट्स आर गवर्नड बाय वन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। आप लोग किससे हो रहे हो? ACCA से। बस यही है, जो प्रोफेशंस होते हैं वो ऑब्वियसली बात एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से जो है वो गवर्नड होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रिकमेंडेड टू अ बिजनेस टू हेल्प रिड्यूस साइबर रिस्क। मतलब आप एक बिज़नेस को जो है वो क्या रिकमेंड नहीं करोगे साइबर रिस्कों को कम करने से। मतलब मान लो कंपनी एक है, उसको काफ़ी ज़्यादा साइबर रिस्क है ये ऑनलाइन चीज़ों के लिए, तो आपसे कोई मान लो एडवाइस मांग रहा है, तो आप उसको क्या चीज़ रिकमेंड नहीं करोगे? रेगुलर IT ट्रेनिंग फॉर स्टाफ एंड इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल्स, तो ये तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा, तो ये वाला आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि रेगुलर हमारे एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को IT की ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए कि ये सब चीज़ें, कंट्रोल्स वगैरह लाए जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली, तो इसकी वजह से तो साइबर रिस्क जो है वो कम होगा, रिड्यूस होगा, हमें बताना है किसी वजह से कम नहीं होगा। और इंश्योर ऑल स्टाफ यूज द सेम मेमोरेबल पासवर्ड सो दैट पीपल डू नॉट फॉरगेट इट।
ये जो है वो थोड़ा फिशी हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर सेम पासवर्ड आप यूज़ करोगे एक सिस्टम के लिए वही पासवर्ड, दूसरे के लिए वही पासवर्ड, तीसरे के लिए वही पासवर्ड, तो बताओ अगर इस बंदे को इस सिस्टम का पासवर्ड पता है तो इसको इसका भी पता है। अब ये बंदा इस सिस्टम में कुछ घपला कर दे तो इल्ज़ाम किस पे लगेगा? जो ये वाला सिस्टम चला रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो साइबर रिस्क जो है वो दिक्कत आ जाएगी, साइबर रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो साइबर रिस्क को कम करने में मदद नहीं करने वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। सी ऑप्शन पर लेते हैं, इस्टेब्लिश एंड कम्युनिकेट आईटी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। यस, अगर आप आईटी की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को बताओगे तो साइबर रिस्क कम हो सकता है, क्योंकि आप बताओगे कि भैया अगर तुमने साइबर रिस्क मतलब साइबर फ्रॉड वगैरह करा तो तुम्हें ये पेनल्टी लग सकती हैं, तुम्हें जेल हो सकती है, फ़ाइन देने पड़ सकते हैं, तो फिर शायद कोई जो है वो करने से घबरा भी जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, हमें बताना है कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 11th, Adair identified 3 major areas that leaders need to be able to manage: task, group and individual needs। तो क्या अडेर ने भाई साहब ने ये जो भी मेजर एरियाज निकाले थे लीडर के लिए मैनेज करते हैं वो टास्क को, ग्रुप को, इंडिविजुअल नीड्स को, एकदम सही स्टेटमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, ये डेफिनेशन ही है, अडेर भाई साहब ने यही कहा था, तो इसीलिए यही ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है भैया हैरी ने परचेज़ किया है एक न्यू कंप्यूटर सिस्टम। वो कंप्यूटर सिस्टम उसको अलाउ करता है कि वो इनपुट कर ले अपनी पर्सनल इनकम फॉर द ईयर विच कम्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। ये बंदा है अलग अलग जगहों से पैसे कमा के आता है, ठीक है। तो जो सिस्टम है वो अलग अलग सोर्सेज की जो है वो इनकम को कलेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है कि टैक्स लायबिलिटी उसकी कितनी है। तो ये आपको बताना है कि हैरी ने क्या चीज़ परचेज़ करी है, क्या मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन या एक्सपर्ट या फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कौन सा सिस्टम जो है वो उसने परचेज़ किया है। एक बात बताओ, ये बेसिकली आपको टैक्स से रिलेटेड हो गया। पता है टैक्स से रिलेटेड क्या होता है? जैसे कि मान लो एक बंदा है, ठीक है, वो अलग अलग जगह से कमा रहा है, जैसे मान लो उसको कैपिटल गेन टैक्स हो रहा है, मतलब ये शेयर्स वेयर्स को बेच के टैक्स हो गया, या अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी उससे पैसा आ गया, एक बंदे को सैलरी आ रही है, ठीक है, एक बंदे को रेंट से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग जगह से उसको पैसे आ रहे हैं। तो ये सिस्टम ने क्या करा, सारे पैसों को जो है वो इकट्ठे कर दिया। मान लो यहाँ पे लिख दिया कि 15 लाख आपकी टोटल कमाई हो गई है, कि आपने अलग अलग जगह से कमाया और आपके टोटल जो है वो इतनी इनकम है, और उसके बाद जितना भी टैक्स का परसेंटेज होगा, मान लो 20% टैक्स का परसेंटेज था, फिर जो भी आंसर आया कि आपने इतना टैक्स जो है वो पे करना है, ठीक है। तो ये जो है वो सिस्टम ने कैलकुलेट करके दे दिया। अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौन करता है? एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम में जो होता है वो नॉलेज क्या होती है, स्पेशलिस्ट जो भी होते हैं इसके अंदर जो है वो एक्सपर्ट नॉलेज होती है इसके अंदर, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडवाइस करने में, रिकमेंड करने में, कि डिसीजंस लेने में काम आती हैं। लाइक अगर आपको एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है कि आप इससे पता चल जाएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, बंदे को पता चल गया कि उसकी इतनी इतनी इनकम आ रही है तो उसको इतना इतना टैक्स जो है वो पे करना है, ठीक है। तो ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल होने वाला है? एक्सपर्ट सिस्टम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ हो रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ प्रोडक्ट हैज़ रिसेंटली हैड इट्स सेलिंग प्राइस रेज्ड बाय 5%। 5% से जो है उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी गई है, और जिसकी वजह से हुआ क्या है, 10% रिडक्शन हुई है नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, यानी कि प्राइस बढ़ाने की वजह से डिमांड जो है वो कम हो गई है। आपको बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट इज़ करेक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहली बात ये देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे दिया है 0.5, निकाल लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस होता है, ठीक है। तो ये चेंज है, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी हो रही है, 10% रिडक्शन होती है, तो प्राइस कितना बढ़ जाता है 5% से, ठीक है। परसेंट तो मतलब इसका मतलब हमारी कितना आ गया आंसर, 2। तो इसका मतलब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो 2 है, बट यहाँ पे लिखा हुआ 0.5 है, तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इट इज़ यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब होता है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इक्वल टू आए 1। अगर 1 की इक्वल है तो यूनिट इलास्टिक होती है, बट आपकी कितनी आ रही है, 2, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद इट इज़ लाइकली टू बी क्लास्ड एज नेसेसिटी बाय कस्टमर्स। नहीं भैया, नेसेसिटी नहीं होती। देखो नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपको बेसिकली नेसेसिटी का मतलब बताना हो तो नेसेसिटी एक ऐसी चीज़ होती है, लाइक अगर आपका प्राइस बढ़े या फिर कम हो, या फिर ना बढ़े ना कम हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो गुड्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो चीज़ खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मान लो आटा है, ठीक है, आटा खाना ही खाना है, चावल खाने ही खाने हैं। अब चावल का प्राइस बढ़ा दो, कम कर दो, या फिर आटा ही बेसिकली मान के दो, रोटी तो हर कोई खाता है, इसका पैसा बढ़ाओ कम करो, भाई आटा तो सभी लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओ कम करो, जो है आपकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखो, जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही डिमांड जो है वो कम हो गई।
इसका मतलब ही नेसेसिटी गुड्स नहीं है, नेसेसिटी नहीं है कस्टमर की। उसने कहा ठीक है तुम प्राइस बढ़ा रहे हो, हम नहीं खरीद रहे, ठीक है। जैसे मान लो छोले भटूरे, ठीक है, छोले भटूरे पहले 40 के मिलते थे, अब 60 के कर दिए, ठीक है। नहीं खा रहा भाई, कर दो महंगे, नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल कि नेसेसिटी क्या होती है। बाकी ये जो है वो आपकी नेसेसिटी भी नहीं है, मतलब डी ऑप्शन ही सही हुआ। बाकी पढ़ लेते हैं। इट में है व लार्ज नंबर ऑफ सब्सिट्यूट, यस ये जो है वो इसका एकदम सही आंसर है। इसको मैं समझाने के लिए आपको ऐसा बता सकता हूँ कि जैसे यही छोले भटूरे के एग्जांपल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, कि 40 और 60, उस बंदे ने क्या करा, 40 से सीधा 60 रुपये कर दिए, इंडियन रुपीज़ की बात कर लेते हैं, 40 रुपये से 60 रुपये कर दिए, 40 है, ठीक है। तो अगर इसकी 2 है तो अब मान के चलो इसने 40 की जगह 60 कर दिया, मैंने कहा ठीक है भाई मैं तेरे से नहीं खा रहा, दूसरी दुकान आ गई, ये अभी भी 40 की देता है, ठीक है, तेरे को नहीं खा रहा भाई, तेरे से खा लूँगा, बात खत्म। सब्स्टिट्यूट वही होता है जो अगर एक चीज़ का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसका मतलब जो है वो एक दुकान से छोड़ के दूसरी दुकान पे चले जाओ, तो यही होता है। इसका मतलब इसके लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है। अगर तुमने प्राइस बढ़ाया, ठीक है, मैं दूसरी जगह से खा लूँगा, अगर इसने भी बढ़ाया मैं इसकी जगह से खा लूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जो है वो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल ऑडिट के बारे में क्या चीज़ जो है वो सही है। 2 ऑप्शन आपको बताने हैं। इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल कंपनीज़, बिल्कुल भी नहीं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सारी कंपनीज़ के लिए लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। छोटी कंपनियां भैया ऑडिट क्यों कराएंगी, इतना पैसा तो वो ऑडिटर से चार्ज कर लेंगे जितना उनको कमाते ही नहीं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता सबके लिए कि लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती सबके लिए कि ऑडिटर रखें इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इट्स रोल इज टू असेस वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन है साउंड इंटरनल कंट्रोल्स, यस। साउंड का मतलब होता है अच्छे, गुड, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट अगर होते हैं तो वो देखते हैं कि भैया जो भी कंट्रोल्स वगैरह लगा रखे हैं कंपनी के अंदर, क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मान लो CCTV लगा रखा है, पासवर्ड लगा रखे हैं, तो वो सब चीज़ें अच्छे से यूज़ हो रही हैं, काम में आ रही हैं, या फिर ऐसे ही बस नाम के लिए लगा रखे हैं, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट ये सब चेक करता है, तो एकदम सही बात है। इसके बाद इंटरनल ऑडिटर्स डिटरमाइन द स्कोप ऑफ देयर ओन वर्क, क्या ऐसा बात सही है इंटरनल ऑडिटर्स अपने जो भी काम करना होता है वो खुद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो बेसिकली वो डायरेक्टर जो हैं उनकी बात समझते हैं, ये सब चीज़ें कि मतलब वो बताओ कि ये तुम्हें ये करना है, डायरेक्टर्स बताएंगे तो वो करते हैं, ये करो तो वो करो, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो अपने वर्क जो है वो खुद से डिसाइड जो है वो नहीं करते, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गई, यानी कि दूसरी 2 बतानी थी, अगर एक ये है तो दूसरी ये होगी। इट मेक रिकमेंडेशन टू मैनेजर्स ऑन इंटरनल कंट्रोल, येस। इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं कि सही है या फिर नहीं, तो उस पर रिकमेंडेशन भी तो देंगे ना। अगर सही है तो अच्छी बात है, मतलब ऐसे रखो, अगर नहीं है तो बोलेंगे भैया कि इसमें तुम ये चीज़ें जो है वो सुधार सकते हो, ये कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट के बारे में ये 2 स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जूली इज़ इन चार्ज ऑफ 2 मेंबर्स, और स्टाफ 2 मेंबर या फिर स्टाफ की जो है वो इंचार्ज है जूली, ठीक है। तो एवा और माइकल, ठीक है, या फिर मिशेल कह लो, हु आर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो एवा और मिशेल जो हैं वो दोनों आपस में जो है वो झगड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों झगड़ रहे हैं, और जूली उनकी जो है वो इंचार्ज है, ठीक है। तो इसमें बताना क्या है आपको, पहली बात तो विच अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर जूली। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की कौन सी अप्रोच जो है वो जूली के लिए सबसे अप्रोप्रिएट रहेगी ताकि वो इस कॉन्फ्लिक्ट से डील कर सके। ये जूली है, इसके अंदर 2 एम्प्लॉयज़ आते हैं, एवा और मिशेल या फिर माइकल, ठीक है। तो ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं क्योंकि ओवर द यूज़ ऑफ डिपार्टमेंट सिंगल डिलीवरी वैन, तो मतलब पूरे डिपार्टमेंट को एक ही डिलीवरी वैन दी गई है, यानी कि जूली का एक डिपार्टमेंट है तो उसको एक ही डिलीवरी वैन दी गई है, ठीक है। जूली को पता है कि दैट शी विल नॉट बी गिवन सफिशिएंट फंडिंग टू परचेज एडिशनल व्हीकल, इसको पता है कि भैया एक वैन और ख़रीदने का इसको डिपार्टमेंट को जो है वो और पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो एवा और मिशेल जो बोथ हैं उनको एक्सेस चाहिए वैन का for the foreseeable future, and Julie is concerned that the current conflict is undermining their ability to work well together. तो बेसिकली सिचुएशन कैसी है, ये पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, मान लो पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें जूली इन दोनों की इंचार्ज है, एवा और मिशेल की, कुछ इनका डिलीवरी वगैरह का काम होता होगा, ठीक है। तो इनके पूरे डिपार्टमेंट को डिलीवरी वैन खाली एक ही दी गई है। अब एवा कह रही है कि मेरे को ये डिलीवरी वैन दो, मिशेल कह रहा है या फिर कह रही है कि उसको डिलीवरी वैन दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि किसको डिलीवरी वैन देनी चाहिए, और ये दोनों आपस में दोनों भिड़ रहे हैं भाई कि तुम मेरे को दो, मेरे को दो। अब जूली को क्या करना चाहिए कि जो ये लड़ाई वड़ाई है वो रुक जाए, मतलब कम हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाएँ कि लड़ाई ना हो, ये चीज़ चाहती है जूली। तो अगर आप एग्जांपल से समझो सप्रेशन और डिनायल, तो बेसिकली ये होता है कि लाइक आप दोनों की डिमांड को मानो ही ना, दोनों कह रहे हैं ठीक है भैया हमें बैन चाहिए सीधा मना,
ठीक है। बट अब जूली देखो कंसर्न किसके लिए है कि उनका जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है वो उनकी एबिलिटी को जो भी साथ में काम करने की है उसको अंडरमाइन कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है, ठीक है। और जूली जो है वो उसके साथ काम भी करना चाहती है आने वाले टाइम में, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि उसको और पैसे नहीं मिलने वाले, अब जूली को काम भी करना है उनके साथ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर द फोरसीबल फ्यूचर, मतलब वो आगे उनके साथ काम करना चाहती है। तो अगर उन दोनों को मना कर देगी तो पता है भैया ये तो हमारी इंचार्ज ही इतनी रूड है यार, हमने कुछ बात करी उसने सीधा मना कर दी, सेपरेशन डिनाइल तो होगा नहीं, रेजोल्यूशन भी नहीं होगा। रेजोल्यूशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ का हल निकाल लो, समाधान निकाल लो, ठीक है, सॉल्यूशन निकाल लो। अब यहाँ पे भैया उनको पता है कि उनको एक वैन से ज़्यादा के पैसे मिलने के ही नहीं, कुछ भी कर लो, दूसरी वैन के पैसे नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ऐसी तैसी कराओ बाकी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन इसका निकल ही नहीं सकता, तो इसका मतलब एक ही चीज़ बची है, रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है कि लाइक दोनों के बीच में यार टाइम बांट दो कि एक हफ्ते में 3 दिन तेरे को दे देते हैं, 3 दिन तेरे को देते हैं, एक दिन तो भाई छुट्टी होती है ना, 3 दिन तेरे को 3 दिन तेरे को, दोनों को इक्वल टाइम जो है वो लगभग मिल जाएगा, तो तुम दोनों लड़ना वड़ना भी मत, ठीक है। तो एक मात्र चारा जो है वो यही बचता है कि लाइक ठीक है यार रिडक्शन कर देते हैं। अब सारे जो हैं अब यूज़ तो एक ही है, अब उसको यूज़ करना है। अब तुम देख लो कि आपस में मिल बांट के करोगे तो बढ़िया बात है, अगर लड़ते रहोगे तो फिर लड़ते ही रह जाओगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बेस्ट रिडक्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एथिकल थ्रेट। अगेन एथिकल थ्रेट, पहली बात तो हमें बताना कौन सा है कि वो कुछ के मतलब फेमिलियरिटी है, सेल्फ इंटरेस्ट है, एडवोकेसी है। एमा एक अकाउंटेंट जो कि प्रिपेयर कर रहा है या फिर कर रही है अकाउंट्स फॉर जीएचएफ कंपनी के लिए अकाउंट्स बना रही है, ठीक है। तो लास्ट ईयर शी कन्विंस सेवरल इन्वेस्टर टू पुट लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी इनटू जीएचएफ, ठीक है। तो पिछले साल मतलब उसने काफ़ी इन्वेस्टर्स को अपने मतलब कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करा कि इन्वेस्टर भैया आओ जीएचएफ कंपनी में जो है वो पैसा लगाओ। बट अब एमा जो है वो डिस्कवर कर रहा है कि कंपनी जो है वो काफ़ी अंडर परफॉर्म करा, मतलब जितना सोचा था प्रॉफिट वगैरह कमाएगी उतना उस कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, कम प्रॉफिट्स कमाए, ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका मतलब एमा किससे एक्सपोज हो गई है, क्या फेमिलियरिटी थ्रेट है या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है या फिर एडवोकेसी थ्रेट है। तो इसमें ऑप्शन देखोगे तो एक तो फेमिलियरिटी। अब पहली बात ये बताओ कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात आई कि लाइक हम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे या फिर अकाउंटेंट्स वगैरह कंपनी वगैरह के बाद में बात हुई, कोई मतलब रिलेशन में थे, मदर फादर सिस्टर ब्रदर, ऐसा कुछ चीज़ हुआ तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब फेमिलियरिटी तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। सेल्फ इंटरेस्ट के यहाँ पे हमने कुछ ये पढ़ा कि ये लाइक उसने अपनी इसको जो है वो स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर दिया या फिर कुछ ऐसा करा कि लाइक कंपनी डूबती हुई दिख रही थी तो उसके शेयर्स उसमें से हटा लिए, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ कि अपने मतलब के लिए कुछ कराओ, वो भी इसमें नहीं दिख रहा है। तो एक ही आंसर जो है वो बचता है एडवोकेसी। और एडवोकेसी कैसे हो सकता है थ्रेड कि भैया देखो ये है अपनी एमा, ठीक है, इसने क्या करा बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बोला कि देखो मैं जो है वो ये कंपनी है, ये जीएचएफ कंपनी है, ठीक है, ये जीएचएफ कंपनी की मैं अकाउंट्स प्रिपेयर करती हूँ, तो अकाउंट्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, आने वाले टाइम में इसको प्रॉफिट होगा, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। इसने बोला इन्वेस्टर्स को कि ये वाली कंपनी में पैसा डाल दो क्योंकि मैं इसके अकाउंट्स बनाती हूँ, मेरे को पता है कि काफ़ी अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है, आगे आपको रिटर्न अच्छा देगी। बट हुआ क्या, कंपनी ने परफॉर्म गंदा किया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और इसकी वजह से अब क्या थ्रेट क्या आ गया कि ये जो इन्वेस्टर हैं वो इस पर बोल जाएंगे भाई तेरी वजह से हमने इन्वेस्ट किया, तूने हमें बोला कि इस पर इन्वेस्ट कर, अब वही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सब क्या होगा, एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा, इसको बोलेंगे भाई तूने हमें बोला इस पर इन्वेस्ट कर, अब सारी तेरी गलती है, तो इसको एडवोकेसी का थ्रेट मिलेगा। बेसिकली एडवोकेसी थोड़ा बहुत धमकाना वमकाना ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसने इसको मिसलीड किया, इसकी वजह से ये सब इन्वेस्टर लोग जो हैं वो इस पर बोलते जाएंगे कि भैया तूने हमें गलत बताया। तो एमा किस थ्रेट में आ गई, एडवोकेसी थ्रेट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कह रहा है भैया, एस कंपनी जो है वो लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट मार्केट इन कंट्री भी। पहले आपको बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेज दैट द CEO ऑफ एस कंपनी इज़ कंसर्न अबाउट। तो हमें बताना है कि किसके बारे में कंसर्न नहीं है, CEO नहीं, ठीक है। तो इट इज़ करेंटली इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग अ न्यू मार्केट, पेंट मैन्युफैक्चरिंग। पहले वो कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, अब वो जो है वो नए मार्केट में जाने की सोच रहा है जो कि है पेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो अगर आपको पेंट मैन्युफैक्चरिंग में आप जाने की सोच रहे हो तो एक बात बताओ, बैरियर्स टू एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको पता है कौन सा जो है वो पोर्टर की 5 फोर्सेज जो है वो नहीं है कंसर्न उसके बारे में, ठीक है। तो अगर आप न्यू मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो तो बैरियर्स टू एंट्री तो नहीं होगा,
ठीक है। हाउएवर द CEO ऑफ एस कंपनी जो है वो कंसर्न करता है अबाउट द प्रपोजल्स, उसको प्रपोजल्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा कंसर्न है, जो कि करंटली है नंबर ऑफ़ लार्ज पेंट मैन्युफैक्चर, तो पेंट का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा रहा है, ठीक है, पेंट बनाएगा। तो पेंट के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो पहले से ही बहुत सारे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को पेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाना है और पेंट के मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका मतलब क्या है, मैं तो इसके बारे में कंसर्न हूँगा। बैरियर टू एंट्री है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को पेंट का काम शुरू करना है और यहाँ पे पहले से इतने सारे लोग जो हैं वो पेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं मार्केट में एंटर कर गया तो दिक्कत आ जाएगी, इसका मतलब मैं इसके बारे में कंसर्न हूँ। तो इसका मतलब बैरियर्स टू एंट्री मेरा आंसर नहीं होगा, मेरे को बताना है किसके बारे में कंसर्न नहीं हूँ, ठीक है, यानी कि नॉट कंसर्न। तो बैरियर्स टू एंट्री के बारे में तो हूँ। रॉ मटेरियल्स जो है वो रिक्वायर्ड फॉर पेंट मैन्युफैक्चरिंग आर प्लेंटीफुल, तो बट पेंट सेल्स हैव बीन फॉलिंग इन द कंट्री वी, ओके। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्लेंटीफुल हैं, मतलब ठीक हैं, और इसका मतलब जो है ठीक है, मतलब इसका मतलब अगर रॉ मटेरियल जो है वो प्लेंटीफुल है, इसका मतलब जो है वो ज़्यादा सप्लाई पावर जो है वो काफ़ी कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो बहुत आराम से मिल जा रहे हैं, यहाँ पे जाओगे यहाँ से मिल जाएंगे, मतलब कहीं पे भी तुम रॉ मटेरियल जो चाहोगे पेंट के लिए वो मिल जाएगा। बहुत सारे सप्लायर बढ़ गए हैं, बताया ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बहुत सारे सप्लायर जो हैं वो इसके मिल जाते हैं, तो इसका मतलब सप्लाई की पावर काफ़ी कम है, ठीक है। उसके बाद जो पेंट की सेल्स है वो फॉल कर रही है कंट्री वी के अंदर पिछले कुछ सालों में, क्योंकि जो वॉलपेपर और अदर फॉर्म, अब आपको पता है आजकल पेंट तो लोग कराते ही नहीं, वॉलपेपर लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर जो भी अदर वॉल कवरिंग जो है वो आ रही है वो फैशनेबल बन रही है, तो आजकल लोग वही लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन एडिशन ही और शी वरीज दैट द सेटअप कॉस्ट ऑफ द न्यू डिवीज़न विल बी वेरी हाई, तो जो नया डिवीज़न है उसकी जो सेटअप कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो एक बात बताओ, ये पूरे केस को समझ के हमें ये पता चलता है एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम आ रहा है, सप्लायर काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर हमें पावर ऑफ कस्टमर्स का भी थ्रेट है। पावर ऑफ कस्टमर्स का थ्रेट कैसे है, क्योंकि देखो अगर हमारे जो हम पेंट बेच रहे हैं, ठीक है, पेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मान लो एक जगह पे है, यहाँ पे भी उसके सप्लायर्स हैं, यहाँ पे भी उसके सप्लायर हैं, कस्टमर कहेगा भैया देख ये चीज़ एक हमारे को 1000 रुपये में चीज़ बेचनी है, कस्टमर कहेगा भाई 900 रुपये में लगा ले, लगाएगा तो ठीक है, वरना मैं दूसरी दुकान से 900 में ले लूँगा, ठीक है, तेरा फ़ायदा नहीं है, तो कस्टमर के पास क्या है, पावर आ जाएगी, तो इसका मतलब ये तो थ्रेट है जिसके बारे में CEO कंसर्न है। बी ऑप्शन देखो सब्स्टिट्यूट, अब आपको पता है यार कितने जो हैं वो सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हैं, नहीं प्रेजेंट क्या, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है वॉलपेपर है, अदर फॉर्म ऑफ वॉल कवरिंग है, ये सारी फैशनेबल है, इसका मतलब क्या है, ये सारे इसके सब्स्टिट्यूट ही तो हैं, अगर वो नहीं तो ये पेंट नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, वॉलपेपर लगाओ, वॉल कवरिंग लगाओ, मतलब CEO जो है वो सब्स्टिट्यूट के बारे में भी कंसर्न है, इसका मतलब वो किसके बारे में कंसर्न नहीं है, पावर ऑफ सप्लायर की पावर के बारे में कम जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्लेंटीफुल हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं कि जो है उसके बारे में वो कंसर्न हो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मियाँ इज़ अ पार्ट ऑफ टीम वर्किंग इन टीम टी, ठीक है, टीम कंपनी टी के अंदर जो है वो टीम वर्किंग का पार्ट है, उसको जो है वो शी टेंड टू इनकरेज कम्युनिकेशन बिटवीन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एज वेल एज ट्राइंग टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो मियाँ मतलब जो है वो टीम वर्किंग, मतलब एक कंपनी टी है, ठीक है, उसके अंदर एक टीम है, उसका पार्ट है, तो ये जो है वो इनकरेज करती है कि भैया आपस में बातचीत कर लिया करो यार, टीम बिल्डिंग बनाए रखो, ग्रुप को मेंटेन करके रखा करो, आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंड रहो, रिलेशनशिप बना के रखो। तो ये बेलबिन का कौन सा ग्रुप का रोल जो है वो मियाँ फिल कर रही है। अब बेलबिन का रोल आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये सीधा सीधा किसकी तरफ जा रहा है, टीम वर्कर की तरफ, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है भाई, वो रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर रही है, मेंटेन करने की कोशिश कर रही है ग्रुप को, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, टीम वर्कर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन मैनेजिंग योर टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक अ जॉब हाई प्रायोरिटी, अगर आपको अपना टाइम मैनेज करते दौरान आपकी एक जॉब को हाई प्रायोरिटी कौन बनाएगा, अर्जेंसी, इम्पॉर्टेंस, या फिर बोथ इम्पॉर्टेंस और अर्जेंसी। तो अब ये तो सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई काम अर्जेंट है तो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, लेकिन अगर कोई काम इम्पॉर्टेंट भी है और प्रायोरिटी भी है, तो यानी कि अर्जेंट भी है, तो वो आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए। तो इसके बारे में हमें एक ही जो है आंसर क्या मिल सकता है, सी ऑप्शन, जो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। देखो अर्जेंट काम तो मेरे को पहले करना ही है, लेकिन अगर वो काम अर्जेंट के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है तो उसको ज़्यादा पहले करूँगा। तो अर्जेंसी हो सकता था, इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी में से एक अर्जेंसी, अगर ये दोनों ऑप्शंस होते तो मैं अर्जेंसी को चूज़ कर देता, बट अब मेरे को 3 ऑप्शन दिए हैं, एक काम अर्जेंट भी है, मतलब मेरे को जल्दी भी करना है, और एक इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो
सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है भैया टीम ने रिसेंटली फॉर्म किया है, टीम हैज़ रिसेंटली बीन फॉर्म्ड विद इन अ बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर नई नई टीम बनी है। जो मेंबर हैं टीम्स के वो करेंटली एग्री कर रहे हैं हाउ द ग्रुप विल बी रन एंड हाउ डिसीजन विल बी मेड। तो मतलब अभी तक सारे मेंबर जो हैं वो आपस में एग्री कर रहे हैं। तो ये टकमैन की हमने जो है वो मॉडल पढ़ रखा है, तो आपको बताना है कौन सी ये जो टीम है वो कौन से स्टेज पर पहुंच गई है, ठीक है। मतलब कौन से स्टेज पर पहुंच गई है हमें ये नहीं बताना है, इन्होंने हमें बता रखा है ये स्टॉर्मिंग स्टेज पर है, और हमें पता है कि ये जो बात है वो एकदम असत्य है, यानी कि फॉल्स है, ठीक है। टीम जो है वो नॉर्मिंग स्टेज पर है, ना कि स्टॉर्मिंग स्टेज पर, ठीक है। तो ये बात इन्होंने गलत बताई है। नॉर्मिंग स्टेज पे ये ऐसी होती हैं कि लाइक जब जो है वो ग्रुप जो है वो अपना इस्टेब्लिश करने लग जाते हैं नॉर्म्स वगैरह को, और एक दूसरे के जो डिसीजंस हैं उस पर एग्री करने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो है वो नॉर्मिंग स्टेज के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई, क्योंकि ये कह रहे हैं स्टॉर्मिंग स्टेज पर है, ठीक है। और ये सब के लिए अगेन आपको कैसे पता चलेगा कि भैया आपको पता होना चाहिए नॉर्मिंग स्टेज क्या है, स्टॉर्मिंग क्या है, बाकी स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है। उसके मतलब पता होंगे तभी तो आंसर दे पाओगे, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जी कंपनी प्लानिंग ऑन बिल्डिंग अ फैक्ट्री इन अ रेजिडेंशियल एरिया, पे एक फैक्ट्री प्लान कर रही हैं, ठीक है, बिल्ड करने का। तो इट इज़ अवेयर दैट लोकल रेजिडेंट जो हैं वो सफ़र करेंगे फ्रॉम रिड्यूस लिविंग कंडीशन। भैया देखो इसको पता है एक जगह पे वो जो है वो फैक्ट्री बनाने की कोशिश कर रही है जहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। और उसको पता है यहाँ पे अगर फैक्ट्री बना दी तो ये लोग जो हैं वो सफ़र करने वाले हैं। तो इसके बाद जो है हाउएवर जी फील दैट बिल्डिंग द फैक्ट्री शुड स्टिल प्रोसीड एज इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है जी, आपको अप्रोच बतानी है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को अच्छा लगेगा और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो मिलेंगी, एज वेल एज बूस्ट टू द वाइडर इकोनॉमी। और यहाँ पे आपको ये बात कही गई है, वाह, मतलब अगर यहाँ पे मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद फ़ायदा किसको होगा, कंपनी के शेयर होल्डर को जिन्होंने पैसा लगाया, और उसके बाद जो फैक्ट्री में काम करेंगे वो भी यहाँ के लोग नहीं करेंगे, इनकी मर्ज़ी होगी कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो आके काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है दो नॉट टू लोकल रेजिडेंट्स, लोकल रेजिडेंट्स को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है। ओके जी, लोकल रेजिडेंट को कुछ नहीं सोचना, शेयर होल्डर के बारे में, सारी अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं भैया, नार्सिस्ट बन रहे हैं एकदम, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, यूटिलिटेरियन, जब खाली शेयर होल्डर्स के बारे में ही सोचा जाए, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में, और ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं करी जाएँ, तो फिर क्या हो जाता है, यूटिलिटेरियन अप्रोच, ठीक है। आगे चलते हैं 22, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। कंट्री जेड जो है वो करेंटली एक्सपीरियंस कर रही है अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन और अ बस्ट पीरियड, ठीक है, मतलब अभी अच्छी कंडीशन नहीं है उनकी इकोनॉमी की, तो इसकी वजह से जो है वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आ सकती है। क्या वो फ्रिक्शनल है, क्या वो साइक्लिकल है, क्या वो स्ट्रक्चरल है, या फिर वो रियल वेज है। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपको पता है, कोई स्ट्रक्चर चेंज आया हो, टेक्नोलॉजी में चेंज वेज आया हो, ये सब चीज़ें हो तब होता है, तो स्ट्रक्चरल तो इसमें नहीं दिख रहा। रियल वेज का मतलब होता है कि मतलब आर्टिफिशियली आपने वेजेस को जो है वो ज़्यादा दिखा के रखा हुआ है, वो रियल वेज में हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तो मेरे को कहीं से नहीं दिख रहे। फ्रिक्शनल, अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक तो पहली बात वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ऊपर से जब मतलब मान लो अभी मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, सी कंपनी में, मैंने जॉब चेंज करी डी कंपनी में, ठीक है। इस कंपनी को चेंज करने के बीच में मेरे को 10 दिन लगे, तो ये जो 10 दिन में खाली बैठा रहा, ये क्या थी, मेरी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब चेंज करने के बीच में जो भी ड्यूरेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे जब इकोनॉमी ऐसी दिक्कत में आ जाए तो वो वाली फिर क्या होगी अनएम्प्लॉयमेंट, वो होगी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन की डेफिनेशन अगेन अब आपको पता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउज पीपल हु डू नॉट ईच अदर टू ट्रस्ट अ शेयर्ड रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ठीक है। 23 में ए जो है, देखो सेंट्रलाइज तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं, सप्लाई चेन, ए ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि पीपल को अलाउ करती है, जो कि आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, कि वो ट्रस्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को शेयर करने में, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है इतनी खास है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। 24, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज़ का कौन सा कॉमन कंट्रोल है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट, या फिर फिजिकल और लॉजिकल। तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक तो ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल और एक फिजिकल और लॉजिकल, यही जो है वो हमारे इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। बाकी ये जो कंट्रोल को मॉनिटर करना है और कंट्रोल का इन्वायरमेंट है,
ये दोनों कंट्रोल एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे आ सकते हैं, ठीक है, ये जो है वो इसके अंदर नहीं आते। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑथराइजेशन, अप्रूवल और फिजिकल और लॉजिकल, ये जो है वो जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल, ये सब चीज़ें जो है वो इसकी नॉलेज जो है वो टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ वो नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉमन टाइप की कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द 4 पीस और मार्केटिंग पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोडक्ट। देखो अब आपको यहाँ पे 4 पीस पता होने चाहिए, ठीक है। तो बीटी है क्या यार, वही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो पीपल जो है कोई आपका 4 पीस के अंदर जो है वो नहीं आता है, ठीक है। 4 पीस क्या होते हैं, एक तो प्रोडक्ट होता है, एक प्राइस होता है, एक प्लेस होता है, एक प्रमोशन होता है, ये 4 पी होते हैं, ठीक है। पीपल तो कुछ भी नहीं होता, मतलब 4 पी नहीं होते मार्केटिंग के, तो ये तो नहीं होता। अब पीपल नहीं होता, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। अब बताओ, हमें पूछा कौन सा 4 पी नहीं है, अब आपको 4 पी ही नहीं पता क्या होता है, तो आप बताओगे कैसे कि कौन सा नहीं है ना। तो इसलिए बीटी जो है थोड़ी चीज़ों को समझने वाला भी है और थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने वाला भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। टीमिंग एंड लैडिंग इज़ फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट ऑफर दैट इन्वॉल्व्स, टीमिंग एंड लैडिंग जो है वो एक फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट ऑफर है। इन्वेस्टमेंट ऑफर तो यार वो पोंजी स्कीम वाला होता था ना, है ना। कुछ पोंजी स्कीम का आपको याद आ रहा है, देखो मेरे को इन्वेस्टमेंट ऑफर पड़ती है, पोंजी स्कीम जो है वो याद आ रही है, ठीक है। दैट इन्वॉल्व पेइंग नॉर्मली हाई रिटर्न्स टू इनिशियल इन्वेस्टर्स आउट ऑफ द न्यू मनी पेड। यस, ये जो इन्वेस्टर्स का स्कैम होता है क्या होता है, पोंजी स्कीम होती है, ठीक है। तो ये तो फॉल्स ही हो गया। टीमिंग एंड लेडिंग बेसिकली वो सेल्स डेटर वाला वो वाली चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। जो डेटर्स को अलग अलग एडलोकेट करता है, पहले एक से डेटर से पैसा आया, उसको दिखाया नहीं, फिर दूसरे से आया तो वो दूसरे डेटर को दिखा दिया, ये सब टीमिंग एंड लेडिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो अब पॉन्जी स्कीम का आपको बता दिया, फॉल्स होगी, ठीक है। 27, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी 2 स्टेटमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व करती हैं, मतलब आपको बताना है CSR किस चीज़ जो है वो आपको बता रही है। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है यूजिंग लोकल सप्लायर्स, तो इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो आपको बताना है। तो अब एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप लोकल सप्लायर्स को यूज़ करोगे, लोकल बिजनेसेस को यूज़ करोगे, तो ये होगा कि आपकी लोकल बिजनेस जो है वो बढ़ेंगे, आसपास के जो हैं वो उनको और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। या फिर लोकल सप्लायर्स यूज़ करोगे तो पैसा जो है वो आपके आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप काइंड ऑफ कह सकते हो ये इसकी ये CSR के अंदर इन्वॉल्व होगा। क्योंकि लोग देखो, एक बात बताओ, अभी मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, और मैं कहीं से जो है वो सामान ख़रीदता हूँ, मान लो USA से ख़रीदता हूँ, ठीक है, ठीक है, USA से मैं सामान ख़रीद रहा हूँ। अब इससे बढ़िया ये नहीं है कि यार वही सेम चीज़ अगर मेरे को इंडिया से भी मिल जाती है तो मैं इंडिया से ही ख़रीद लेता हूँ। मेरा इंडिया का पैसा कहाँ है, इंडिया में ही जाएगा, बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। तो इससे क्या है, लोकल सप्लायर जो हैं वो उनको फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ए ऑप्शन तो सही लग रहा है। इसके बाद मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, इसमें ऐसा कुछ तो नहीं होता यार कि आपको सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बताओ इंडिया वाला सप्लायर ही भैया घपलेबाजी करने लग गया, कह रहा नहीं यार अब तो मैं तेरे से ज़्यादा पैसे लूँगा, ऐसी तैसी करा तू, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सप्लायर के हो, फिर मैं इंडिया में दूसरा ही पकड़ लूँगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको बना के रखना है CSR के लिए, ठीक है। बस ये बेसिकली ये कहता है कि आपकी कुछ कंपनीज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि लोगों के प्रति भी भाई कुछ काम कर दिया करो, ठीक है। इतना काम थोड़े करेंगे भाई कि हमारे ही हम जो है नुकसान में चले जाएं, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में कह रहा है मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन। येस, आप काइंड ऑफ पोल्यूशन को थोड़ा बहुत बचाओगे, क्योंकि आपको पता है आप एनर्जी जितनी कम से कम यूज़ करोगे, तो जितनी कम एनर्जी यूज़ करोगे रिसोर्सेज उतने ज़्यादा ही बचेंगे, ठीक है। तो जितने रिसोर्सेज बचेंगे उतना ही जो है वो इन्वायरमेंट के लिए भी और कंपनी के लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा। एथिकल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की प्रैक्टिसेस वगैरह दोगे तो इसमें CSR जो है वो कोई आपकी मदद नहीं करने वाली, ठीक है। ये आपकी कोई कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ए और सी जो है वो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो बैठ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कह रहा है भैया, अ कंपनी इज़ कंसीडरिंग इम्प्रूविंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट बाय अडॉप्टिंग अ सस्टेनेबल अप्रोच टू बिजनेस। तो मतलब एनवायरनमेंट पे जो भी इम्पैक्ट डालते हैं तो एक सस्टेनेबल अप्रोच जो है वो बिज़नेस में लाना चाह रहे हैं। तो विच 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू इस डिसीजन, ठीक है। तो इन्हें जो भी डिसीजन लिया है उसकी अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होने वाली हैं। 3 स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो इट में हेल्प टू रिड्यूस द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर जो है हमारे को अगर हमने इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें करने लगे तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। येस, एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारी जो है इन्वायरमेंटल कॉस्ट अगर कम लगेगी तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होने वाली है वो भी कम होगी, क्योंकि जो है वो जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का बर्डन होता है या फिर जो भी ज़्यादा टाइम अटेंशन देनी पड़ती है उसकी वजह से जो है वो हम कब हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी,
इसके बाद इट कुड लीड टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर। येस, अगर आप मान के चलो कि आप इन्वायरमेंट के प्रति अच्छा काम कर रहे हो और सब लोगों को खुश रख रहे हो, पब्लिक को खुश रख रहे हो, तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स हो जो बाकी के स्टेक होल्डर हैं जिनका आपकी कंपनी में इंटरेस्ट वगैरह है, तो वो क्या होंगे, खुश होंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बढ़िया होगा कि वो कहेंगे भैया देखो कंपनी जो है वो इन्वायरमेंट को भी सोच समझ के चल रही है, ठीक है। इट में इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन जो है वो इम्प्रूव करेगी। येस, एकदम सही बात है यार। एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉय को पता चलेगा कि यार हम एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि ज़्यादा गंदगी नहीं फैलानी, ज़्यादा इन्वायरमेंट में मतलब इम्पैक्ट नहीं डालना, हमारी वजह से एक सस्टेनेबल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। इसके बाद फोर्थ कह रहा है इट विल बी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन मैनेजमेंट। ऐसा तो नहीं होता यार, रिड्यूस नहीं करते बल्कि इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो अब अगर नुकसान नहीं पहुंचाना तो एडमिनिस्ट्रेटिव का बर्डन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें जो है सारी एक्टिविटीज़ को देख देख के करना पड़ेगा, संभल के करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट को जो है वो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, तो इसलिए ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो 3 स्टेटमेंट है वो कौन सी हो गई, 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइज 3 ब्रॉड प्री रिक्वेसाइट्स फॉर फ्रॉड। जो प्री रिक्वेसाइट्स होते हैं फ्रॉड के, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करिए। 3 ब्रॉड प्री रिक्वेसाइट आपको बताने हैं बेसिकली, कॉल्यूजन, अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन, डिसऑनेस्टी और अपॉर्चुनिटी मोटिवेशन। भाई देखो आपको पता है कि फ्रॉड के लिए मतलब क्या बेसिक प्री रिक्वेसाइट होते हैं। डिसऑनेस्टी तो होता है, ठीक है, तो डिसऑनेस्टी इधर दिख रहा है, इधर नहीं है, ठीक है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, डिसऑनेस्टी होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी भी होता है, येस अपॉर्चुनिटी भी होता है, और तो बी ऑप्शन ही देखो मेरे को सही दिख रहा है, क्योंकि इसमें डिसऑनेस्टी भी, अपॉर्चुनिटी भी, मोटिवेशन। प्री रिक्वेस्ट और फ्रॉड क्या होता है कि मतलब किसकी वजह से जो एम्प्लॉय फ्रॉड करने में मजबूर हो जाता है, या काइंड ऑफ फ्रॉड क्यों करता है, ठीक है, तो बेसिकली डिसऑनेस्टी की वजह से कर लेता है, या फिर उसको कहीं अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, या फिर मोटिवेशन की बात आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना था, बेसिक चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं था, बस आपको समझना चाहिए, बाकी ऐसा कोई नीड नहीं होता कि कॉल्यूजन का होना चाहिए फ्रॉडस्टर के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रिगार्डिंग क्या चीज़ जो है वो करेक्ट है। दे शुड मेक अप एट लीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन लार्जर कंपनीज। आपको बताने क्या सही है, और ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि जितने मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं लगभग उतने ही कहते हैं NEDs भी होने चाहिए, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए, तो दिस इज़ ओके, मतलब स्टेटमेंट ये वाली सही लग रही है। बाकी आगे पढ़ते हैं, दे हेल्प द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद द डेली रनिंग जो है वो ये नहीं करते भैया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो डेली रनिंग का काम संभालते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये सब नहीं करते। दे मे बी फ्रेंड्स और रिलेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नहीं, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के फ्रेंड रिलेटिव हुए तो वो NEDs नहीं कहलाएंगे, ठीक है। NED जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन 1 से पॉइंटेड, दे शुड कंटिन्यू टू एक्ट एज एन NED फॉर एज लॉन्ग एज, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो होता है कि इतने साल तक आप कर सकते हो, उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, फिर उसके बाद दूसरे जो है वो अपॉइंट करे जाते हैं, तो आप ये अपनी मर्ज़ी से ही जितना चाहो उतनी देर तक नहीं रह सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 31, इसमें कह रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मोस्ट लाइकली टू बी अंडरटेकन इन अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट बेसिकली वही, मतलब जितना आपका पैसे से ज़्यादातर लेन देन होता है उसके कैश मैनेजमेंट बेसिकली आप कह सकते हो, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन होगा, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस, अगर कैश यहाँ पर आ गया तो ये हो सकता है। फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट, फॉरेन की करेंसी का मैनेजमेंट, या फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग का डिसीजन, या फिर की फैक्टर एनालिसिस। अब देखो ट्रेजरी डिपार्टमेंट, देखो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर ये हो सकता है, लेकिन बट देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस बंदे का काम होने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली कई बंदे तो करते हैं भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जाके, ठीक है, तो ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट नहीं करने वाला, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है वो डिपार्टमेंट करेगा, है ना। तो हमें पता नहीं ट्रेजरी डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी ट्रेजरी होता है वो कैश का चीज़ संभालता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता कौन है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट थोड़े बनाएगा। ट्रेजरी डिपार्टमेंट अगेन फिर क्या कर सकता है, फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट, क्योंकि कैश तो फॉरेन करेंसी देख रहे हो, फॉरेन करेंसी तो आता तो यही ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, कैश हो गए ये सब चीज़ें हो गई, तो मैनेजमेंट तो यही सब हो रहा है ना, पैसे पैसे होगा, तो एक फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो संभालेगा, इसलिए ए वाला जो है वो नहीं हो सकता, बी वाला हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो भाई कुछ है ही नहीं, मतलब कैश वैश से रिलेटेड, मनी के इधर उधर रिलेटेड, ठीक है, तो ये तो होंगे ही नहीं। 32, कंपनी जी जो है वो कंसीडरिंग रेजिंग फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रीमिसेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, इसलिए फाइनेंस लेना चाह रहे हैं।
इट बिलीव्स दैट इट शुड रेज डेट फाइनेंस बाय वे ऑफ अ बैंक लोन, मतलब उनको डेट लेने का मतलब सोच रहे हैं कि हमें डेट ले लेना चाहिए, बैंक लोन वगैरह। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट रिगार्डिंग डेट एंड इक्विटी फाइनेंस, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी अकाउंट्स की नॉलेज भी चलेगी। इंटरेस्ट पेमेंट टेंड टू बी चीपर देन डिविडेंड्स, एकदम सही बात है। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो डिविडेंड से सस्ती होती है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब भी हम इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा सस्ता होता है, या फिर डेट जो होता है वो हमारा चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। ये तो एकदम सही बात है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमारे चीपर होते हैं डिविडेंड्स के कंपेरिजन में। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो कंपनी सोचती है यार इक्विटी वालों को ज़्यादा डिविडेंड देने पड़ेंगे, इससे बड़ी ये कि इंटरेस्ट ही पे कर देंगे, है ना। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स कैन बी सस्पेंडेड इन द ना, हाँ, ना, इंटरेस्ट पेमेंट्स को अभी भी सस्पेंड नहीं कर सकता, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट एक काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन हो जाती है यार, कि उसको आपको पे करना ही करना है, आप सस्पेंड नहीं कर सकते। आप देखिए इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी सस्पेंडेड इन द फ्यूचर इफ़ एच इज़ अनएबल टू अफोर्ड देम। अरे ऐसे कैसे भाई, तुम लोन लेकर आए हो, ठीक है, तो तुम्हें इंटरेस्ट देना ही देना है। तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने पैसे उठाए, तुम्हें इंटरेस्ट पे करना ही करना है। जबकि डिविडेंड में क्या होता है, अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो दे दो, नहीं हुआ तो मत दो, है ना। तो बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन डिविडेंड आर एन अलाउेबल डिडक्शन अगेंस्ट, नहीं, इंटरेस्ट होता है भाई, ये आपको पता है, जो डेट वगैरह होते हैं उसकी वजह से जो है हमारे प्रॉफिट्स में फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो होता है वो सब चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, लेकिन डिविडेंड्स में ऐसा कुछ डिडक्शन वगैरह नहीं आती। डिविडेंड जो है वो बाद की बाद में होती है, इंटरेस्ट में आती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो अलाउेबल डिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होने वाला। बाकी फिर डी ऑप्शन बचा, एच विल लाइकली नीड टू प्रोवाइड एसेट सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स वेदर इट चूजेस टू रेज डेट और इक्विटी फाइनेंस। हाँ, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यार लाइक अगर तुम्हें डेट या फाइनेंस लेना हो तो तुम थोड़ा सा कोलेटरल वगैरह लिखवा दो, बट तुम्हें एक एसेट सिक्योरिटी हमेशा देनी पड़ेगी, ऐसा जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। और ये थोड़े है कि यार तुम मतलब अगर तुम्हारे जो भी डेट होल्डर हैं, इक्विटी होल्डर हैं, तो तुम्हें उनको जाके अपना एसेट रखवाना पड़ेगा कि भैया लो एसेट ले लो, अब तुम्हारे को जो है इन्वेस्टमेंट पे ये रिटर्न आ गया, है ना। तो ऐसी जो है वो यूजुअली चीज़ें जो है वो नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। डी ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर वैसे भी हमें पहले ही पता चल गया था, ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है भैया मशीन वर्किंग एंड रिएक्टिंग लाइक ह्यूमन बींग्स डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इसको आगे मतलब मेरे को ऑप्शन भी जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के ज़माने में भैया हर कोई ही यूज़ कर रहा है। जो ऐसी मशीन्स हैं जो कि वर्क करती हैं, जो रिएक्ट करती हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, उसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन ऑर्डर टू डील विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव। अगर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन का चैनल हम लोगों को चूज़ करना चाहिए। जिस हिसाब से अब देखते हैं, जिस हिसाब से हमारे जो हैं वो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं और हमें व्हील, सर्कल और ऑल चैनल में से दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो ऑल चैनल जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में डील करने के लिए मदद करने वाला है। क्योंकि ऑल चैनल जो है वो मतलब देखो, ऑल चैनल का मतलब क्या होता है, हर चीज़ से जो है वो कनेक्ट होता है, तो हर बंदे तक वो पहुंच पाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सब तक पहुंच पाएगी तो वही बढ़िया है। और जो सर्कल होता है ये तो भैया सबसे स्लोएस्ट होता है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं चुनना। सर्कल में कम्युनिकेशन बहुत धीरे होती है, सर्कल को तो बिल्कुल भी नहीं चुनते, ठीक है। और व्हील जो है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। व्हील में क्या होता है, कम्युनिकेशन बड़ी तेज़ी से पहुंचती है, मतलब एकदम से खबर आई दूसरे बंदे तक फटाफट से पहुंच गई, वो होती है व्हील। और ऑल चैनल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए सॉल्व होता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है जैसे कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए ऑल चैनल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पूछा था, तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो फिट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है भैया नोहा स्टार्टेड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मैनी ईयर्स अगो। बहुत साल पहले उसने एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को स्टार्ट किया था। उसका जो बिज़नेस है नाउ एम्प्लॉयज सेवरल डजन स्टाफ मेंबर्स, तो काफ़ी डजन स्टाफ मेंबर्स को जो है वो हायर करा है। नोहा जो है वो सोल ओनर है और मेक्स ऑल ऑफ द की डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिसीजंस की डिसीजन जो है वो खाली नोहा ही लेता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा कल्चर टाइप जो है वो एग्जिस्ट करने वाला है। क्या आपको इसको ऑप्शन को भी पढ़ने की ज़रूरत है। एक बंदे के पास जब सारी अथॉरिटी उसी के पास है, सारे डिसीजन जो है वो खुद लेता है, तो क्या कल्चर टाइप सीधा सीधा पावर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, पावर कल्चर ही क्या होता है, जहाँ पे एक ही मेजर सोर्स होता है पावर का बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे एक नोहा ही है जो अपनी सारी चीज़ें चलाता है, ठीक है। उसके अंदर एम्प्लॉयज़ ज़रूर हैं, बट एम्प्लॉयज़ क्या हैं, वो तो अकेला क्या है, सोल ओनर है, ठीक है। तो सोल ओनर यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदे के पास पावर होती है, और वो कौन होता है, ओनर।
तो इसका मतलब कौन सा कल्चर टाइप इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, पावर का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नेबू कंपनी इज़ अ लार्ज कंपनी बेस्ड इन कंट्री बी। कंट्री बी के अंदर जो है वो नेबू कंपनी आती है। ठीक है, इट ऑफर्स इट्स वर्कर आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू हॉस्टेड दिस वुड इंडिकेट दैट बी कंट्रीज इज। तो ये सब चीज़ें में से क्या है बी की कंट्री। तो पहली बात तो देखते हैं, ये जो है ऑफ़र करते हैं वर्कर्स अ रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, अपने वर्कर्स को बेनिफिट देते हैं, जैसे कि एडिशनल हॉलीडे टाइम देते हैं, फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस करा देते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, इवन दो दे आर नॉट हाईली पेड, मतलब उनको इतनी अच्छी खासी सैलरी नहीं देते, बट ये ऊपर से जो हॉलीडे टाइम जो है वो ज़्यादा दे देते हैं, फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस दे देते हैं, तो उससे जो है वो मतलब उसके एम्प्लॉय जो हैं वो खुश रहते हैं। ठीक है, तो मतलब यही है कि मतलब सैलरी ना दो, ऊपर से इधर उधर चीज़ें दे दो, तो उससे खुश रहते हैं। और अब आपको ये पता होगा इंडिविजुअलिस्टिक तो यहाँ पे कुछ है नहीं कि यहाँ पे मतलब किसी एक को प्रेफर करके दूसरे को नहीं दे रहे, इंडिविजुअल ग्रुपिज़म ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है, लाइक काइंड ऑफ कि उनको जो है वो अलग अलग ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि उनकी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस दे दो और उनको एडिशनल हॉलीडे टाइम दे दो। ज़रूरी नहीं है वो खाली मनी से ही जो है वो खुश हो जाएं। ठीक है, उनको बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी जा रही हैं। तो मैस्कुलिन तो नहीं होने वाला है, ये मैस्कुलिन का उल्टा नहीं है, फेमिनिन जो है वो ज़्यादा परफेक्ट रह रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ों से भी इनको खुशी मिल रही है, हॉलीडे टाइम, फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, और बाकी यहाँ पे लिखा है कॉन्फ्यूशन, पता नहीं कन्फ्यूशन, पता नहीं क्या ही लिख रहे हैं ये। बाकी यस, ये जो है वो क्या होगा, फेमिनिन कल्चर जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ एन एम्प्लॉय डज़ व्हाट अ मैनेजर आस्क ऑफ देम। अगर एक मैनेजर जो अपने एम्प्लॉय को कहता है और एम्प्लॉय वही करता है, मतलब एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर की बात सुनता है, तो और बिकम लाइक देयर मैनेजर, व्हाट सॉर्ट ऑफ पावर डज देयर मैनेजर होल्ड ओवर देम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर एक एम्प्लॉय वही काम करता है जो उसके मैनेजर उसको कहते हैं करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ये चीज़ करें या फिर अपने मैनेजर की तरह ही बने, तो ये जो है वो कौन सा काइंड ऑफ मैनेजर आपको जो है वो पावर जो है वो सॉर्ट करता है इनके ऊपर। तो ये तो भाई देखो साफ साफ सी बात है। देखो एक बात बताऊंगा, लेजिटिमेट पावर क्या होती है। लेजिटिमेट पावर वो होती है जहाँ पे मैनेजर जो है वो ओबे किया जाता है उनकी पोजीशन की वजह से। मतलब मान के चलो एक मैनेजर काफ़ी टॉप लेवल का बंदा है, ठीक है, और उसकी वजह से उसके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो बात मान रहे हैं, तो वो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ऊंची पोजीशन का बंदा है। अगर वो कह रहा है तो ठीक है भैया, माननी पड़ेगी। वो होती है लेजिटिमेट पावर। ठीक है, लेजिटिमेट पावर। और अगर हम एक्सपर्ट की बात करें, एक्सपर्ट पावर तब होती है जब मैनेजर जो है वो होता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है या फिर एक्सपर्टीज़ होती है उस चीज़ काम से रिलेटेड। मतलब मान लो आप नए नए बंदे गए, ठीक है, कुछ काम करने के लिए गए एज एन ACCA, तो आपने कुछ काम वगैरह करा, बट उससे पहले एक बंदा जो था ACCA आपका बैठ रखा था, वहाँ पे 3 साल से काम कर रहा था। तो आप इस बंदे के पास जो पावर होगी ना, वो होगी एक्सपर्ट पावर, यानी कि उसके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ हैं उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो आपको बताएगा कि ये काम करना है। तो वो कौन सी पावर हो गई, एक्सपर्ट पावर। और जबकि कोर्सिव पावर क्या होता है, ये जब आप थ्रेट्स दो, पनिशमेंट दो। एक बंदा आया, भैया आप काम सीखने गए, मैनेजर कहता है भैया ये काम कर दे वरना देख तेरे साथ बुरा होगा, तेरे को कंपनी से निकलवा दूंगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बात करी है कि जो एम्प्लॉय वही काम करता है जो मैनेजर ने उसको कहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ऐसा काम करें, तो वो कौन सा हो गया, रेफरेंट पावर। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। अगेन वही सेम चीज़ जो है वो मैं वापस कहना चाहूँगा, भाई ये सब चीज़ें क्या हैं, याद करने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। जो प्रिवेंटेटिव एक्शंस होते हैं वो आपके एक इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होते। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल होते हैं किस लिए हैं कि आप चीज़ों को रोकने से बचाओ, ये थोड़े प्रिवेंटेटिव एक्शंस हो गए, तो वो आपका कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ये कंट्रोल एनवायरनमेंट इसका कंपोनेंट है, रिस्क असेसमेंट इसका कंपोनेंट है, जो प्रिवेंटेटिव एक्शंस हैं वो इसका कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, Charlotte has recently produced a press release for her company in which she has used a number of figures in a misleading way. तो मतलब लाइक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रही थी, शैरलॉट नाम की कोई थी, तो अपनी कंपनी की प्रेस रिलीज़ उसने करी और कुछ ऐसे नंबर्स जो हैं वो दिखाया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लो, बैलेंस शीट, P&L, ये सब के नंबर जो है उसने चेंज वगैरह करे, मिसलीडिंग करे बेसिकली। तो आपको बताना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IFAC फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल है शैरलॉट टीच। अब साफ सीधी सी बात है, अगर वो बंदे ने क्या करा है, मिसलीडिंग कुछ करा है, कुछ फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको दी है, सबको प्रेस के सामने फेयर नहीं रही है, ठीक है,
तो अब इसका मतलब क्या है, कौन सी चीज़ उसने ब्रीच करी है। सबसे पहली बात, इंटीग्रिटी जो है वो सबसे, देखो कॉन्फिडेंशियलिटी उसने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि लाइक कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको बाहर कर दिया कि कंपनी ये करने वाली है, ऐसा करने वाली है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ना उसने किसी कोई कुछ बायसनेस वगैरह कुछ ऐसे रिलेट किया, ना कुछ उसका था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर, यानी कि कुछ मतलब आगे ट्रेनिंग वगैरह लेनी होती है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, या बेसिकली कि आप अगर इतने नॉलेजेबल नहीं हो कि करंट के अकॉर्डिंग कि आप ये सब चीज़ें कर पाओ, ठीक है। एक इंटीग्रिटी है जो कि कहते हैं कि आपको सारी चीज़ें सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, फेयर डीलिंग सब कुछ करना चाहिए, और अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपने क्या ब्रीच किया है, इंटीग्रिटी, क्योंकि आप ऑनेस्ट नहीं रहे, आपने जो है फेयर नहीं रहे, आप ट्रुथफुलनेस के आपके अंदर जो है वो नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, आपने इंटीग्रिटी को जो है वो ब्रीच कर दिया गया। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 40। जेम कंपनी जो है वो मीडियम साइज क्लोथिंग रिटेल चेन है। बताना है क्या है, मेंडेलो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग की जेम टेक्स विद रिगार्ड टू द नेशनल गवर्नमेंट। तो पहले पढ़ते हैं, चेन दैट हैज़ रिसेंटली अंडरटेकन अ स्टेक होल्डर एनालिसिस एक्सरसाइज यूजिंग मेंडेलोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो जेम जो है वो फील कर रहा है कि नेशनल गवर्नमेंट करेंटली हैज़ लिटल इंटरेस्ट जो है वो कम है, और जो डायरेक्टर फील करते हैं इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट पावर जो है वो ज़्यादा है। बस इससे ज़्यादा मेरे को इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मेंडेलो मैट्रिक्स में मेरे को पता है, जब इंटरेस्ट किसी के पास कम हो लेकिन पावर उसके पास ज़्यादा हो तो उसको क्या रखते हैं, सेटिस्फाइड रखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है, तो क्या बन जाते हैं, की प्लेयर बन जाते हैं ना। वैसे इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, पावर कम होगी तो क्या बनते हैं, या पावर ज़्यादा होगी इंटरेस्ट कम होगा तब क्या बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। बस यहाँ पे मेरे को पता था इंटरेस्ट कम है और पावर जो है वो ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो गया, कीप सेटिस्फाइड, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एन ACCA क्वालिफाइड अकाउंटेंट इज आस्क्ड बाय हिज और हर इमीडिएट सीनियर टू अंडरटेक एन एक्टिविटी ही शी फील्स इज अनएथिकल। तो एक ACCA क्वालिफाइड अकाउंटेंट था, मान लो कोई भी आप में से, ठीक है। तो ये आप हो या फिर कोई भी अकाउंटेंट, ठीक है, आप मत मानो, आप ये कोई अकाउंटेंट था, और इसके जो भी सुपीरियर थे, जो ऊपर लोगों के बंदे थे, तो इसने इनको कुछ ऐसा काम करने को कहा जो कि अनएथिकल था, ठीक है। तो अब इसको क्या करना चाहिए, ये ACCA वाले को क्या करना चाहिए, प्लेस द फॉलोइंग एक्शन इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे शुड बी टेकन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे को ACCA को सीधा कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्या मेरे को अपने सीनियर मैनेजर को बताना चाहिए जो भी एथिक्स से रिलेटेड जो है वो काम करते हैं, या फिर मेरे को पोस्ट से ही रिज़ाइन कर देना चाहिए। ओके, तो अब एक बात बताओ, मैं पहले जो है अपनी कंपनी का मैटर कंपनी से सॉर्ट आउट कराना चाहूँगा, है ना, कि मतलब अगर कंपनी में कुछ ऐसी अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं तो मैं एथिक डिपार्टमेंट के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ भैया देखो अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा संभाल लो। स्टिल अगर वो कुछ नहीं करता तो फिर मैं ACCA के पास चला जाऊँगा कि भैया ACCA देख लो, अब मेरी कंपनी में ये सारी चीज़ें अनएथिकल हो रही हैं, प्लीज़ आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें होंगी मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर मेरे को रिज़ाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से, ठीक है। रिज़ाइन सबसे लास्ट सिचुएशन होती है कि आप रिज़ाइन कर दो, कंपनी अपनी छोड़ के चले जाओ, ठीक है, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उससे पहले आप अपने सीनियर मैनेजर पे जाओ, फिर ACCA के पास जाओ, या फिर कोई लॉयर वगैरह के पास जाओ। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ कमिटीज़। कमिटीज़ का एक कॉमन फीचर कौन सा नहीं होता, डिसीजंस टेंड टू बी मेड मोर रैपिडली। एकदम सही बात है यार, आपको बताना है कौन सा कॉमन फीचर नहीं है, यही तो नहीं है। जब कमेटी बनती है, अलग अलग जब बंदे एक साथ आ जाते हैं, ग्रुप टाइप चीज़ें हो जाती हैं, तो डिसीजन जो है वो लेट बनेंगे, ठीक है, लेट हो जाएंगे, डिसीजन स्लो हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है रैपिडली, यानी कि तेज़ होंगे, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, और आपको ये बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। आगे पढ़ लेते हैं एक बार, बाकी वैसे भी डिसीजन में भी कॉम्प्राइजेज रेदर देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यस, सही बात है कि डिसीजन कॉम्प्रोमाइज़ पे जो है वो बनेंगे। मान लो एक बंदा कुछ चाहता था, एक बंदा कुछ चाहता था, एक बंदा कुछ चाहता था, बट मेजॉरिटी ने कहा, दो बंदों ने कहा कि भैया ये चीज़ होनी चाहिए। अब एक बंदा अकेला जो भी चाहे उसकी ऐसी तैसी, मेजॉरिटी ने जो कहा वही माना जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें तो किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सब मेंबर्स ऑफ द कमेटी जो है वो डोमिनेट प्रोसीडिंग। यस, कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके पास पावर एक्स्ट्रा होती है, तो वो जो है वो कमेटी को डोमिनेट करते हैं कि भैया सारी हमारी कमेटी पे ये बात चलेगी, है ना, ये सब चीज़ें। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, जो कॉमन फीचर नहीं है कमेटीज़ का। इसके बाद क्वेश्चन 43, इसमें कह रहा है भैया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विद पोर्टर्स वैल्यू चेन। क्या ये बात सही है? अगेन ये जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है बेसिकली,
सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है, ना कि प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी ये जो है वो नहीं है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है जो कि सपोर्ट करती है लाइक मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग फंक्शन जो कि भी बिजनेस का होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। बाकी मेन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग उसको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फॉल्स। आगे चलते हैं 44। IL हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज पहले बताना गया विच ऑफ द चेयरमैन कंसर्न्स इज़ और आर वैलिड रिगार्डिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ AL, ठीक है। तो इसको मतलब अपॉइंट किया गया है, तो ये सारे उसके कंसर्न्स हैं। तो कौन से कंसर्न्स जो हैं वो वैलिड हैं, आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है जी। तो इसको पढ़ने के लिए पहले आपको पूरा केस पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या कह रहे हैं, AL को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है NED की तरह, ठीक है जी, NED की तरह ऑफ GGG कंपनी। GGG कंपनी में हायर हुई है AL, ठीक है। और NED की तरह सारी चीज़ें लिखते जाएंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। और हुआ क्या है, एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टैंड फॉर री इलेक्शन ऑन एन एनुअल बेसिस। एक साल पूरा कर लिया, अगले साल वापस से इलेक्शन होने थे, तो उसको वापस से जो है वो सेलेक्ट किया गया। तो ही रिटायर्ड लास्ट ईयर फ्रॉम वन ऑफ GG सप्लायर्स HHH। तो एक GGG का सप्लायर था HHH, जिससे ये GGG वगैरह जो है वो सामान ख़रीदते थे। और जो पहले है वो मतलब यहाँ पे AL जो है वो काम करा करता था, ठीक है। AL पहले यहाँ पे काम किया करता था और सप्लायर के पास। और वाइल हिज रोल मेंट ही हैड लिटिल टू डू विद GGG इटसेल्फ, ही हैज़ एंजॉयड एक्सटेंसिव कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम GGG CEO ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो होता क्या था, जैसे GGG कंपनी जो है वो HHH कंपनी G और H बोल लेते हैं, ठीक है। जो G कंपनी है वो ये H कंपनी जो है वो सप्लायर है किसकी, G कंपनी की, ठीक है। तो जो भी H कंपनी के सप्लायर है, इसके अंदर जो है वो AL काम करा करता था। अब हुआ क्या कि भैया यहाँ पे G कंपनी वाले और H कंपनी का आना जाना लगा रहता, सामान खरीदते रहते थे। तो H कंपनी का एम्प्लॉय था AL। तो इसका जो G कंपनी का CEO था उसको मतलब AL को भी पसंद था, या G कंपनी के CEO को भी पसंद थे। मतलब उनकी जो खातिरदारी वगैरह की जाती थी तो वो सब पसंद आती थी। भैया वो तो खातिरदारी करेंगे, उनसे सामान वामान खरीदना है, उनसे रिलेशन बना के रखने हैं, ठीक है। तो AL को वो काफ़ी पसंद आती थी। तो अब हुआ क्या, ही होल्ड 100 शेयर्स इन G कंपनी, बहुत ही नाइस। तो ये जो AL है इसने इस कंपनी के अंदर शेयर्स भी खरीद रखे हैं, ठीक है। और जो कि करंटली हैं 3 लाख शेयर्स इन इशू, ठीक है। 3 लाख शेयर जो है वो इशू में है बेसिकली। तो G कंपनी का जो चेयरमैन है वो कंसर्न कर रहा है कि जो AL है वो सफिशिएंटली इंडिपेंडेंट नहीं है टू बी NED। अब आपको पता है NED होने के लिए इंडिपेंडेंट तो आपको होना पड़ता है। और चेयरमैन के दावे तो एकदम सही लग रहे हैं, भैया देखो शेयर भी खरीद रखे हैं, वो CEO को पहले से भी जानता था, ठीक है। तो दिक्कत तो लग रही है। बाकी पढ़ते हैं कि कौन से कंसर्न्स वैलिड हैं। ही हैज़ हैड पास्ट बिजनेस डीलिंग विद GGG एज सप्लायर। देखो अब ये वाली स्टेटमेंट पढ़ने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एकदम सीधी सी बात लिखी हुई है कि जो भी लास्ट ईयर रिटायर हो गया था GG सप्लायर से ये AL, और इसका जो रोल ऐसा था कि कुछ काम नहीं था इसका G के साथ। यहाँ पे देख लो, ये वाली लाइन पढ़ लो, ठीक है। उसका रोल क्या था, हिज रोल ही हैड लिटिल टू डू विद G इटसेल्फ, यानी कि उसको G कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। वो बस वहाँ पे अपना काम करने जाता था, ये अपना काम करने जाते थे, इसको G कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। तो ये कंसर्न जताना तो कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि उसको G कंपनी से इस चीज़ में तो कोई लेना देना था ही नहीं कि वो कुछ भी करे, है ना। तो इसका तो कोई वो नहीं है, क्योंकि इसने कोई पास बिजनेस डीलिंग जो है वो नहीं कर रखी। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा तो देखो B ऑप्शन आपका कट गया, है ना, एलिमिनेट करते जाओ। इसके बाद ही ओन शेयर्स इन G कंपनी। अब अगर वो G कंपनी में जो है वो शेयर्स ओन करता है, ये जो है पे इसको बेसिकली जो है वो अलग अलग तरीके से सोचने का नज़रिया हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बट यहाँ पे जिस हिसाब से जो है सॉल्यूशन, उसके हिसाब से तो आपका आंसर जो है वो कुछ ऐसा बनता है कि उसने शेयर्स ज़रूर लिए हुए हैं G कंपनी के, बट ये जो 3 लाख शेयर्स हैं या फिर जो भी 100 शेयर्स उसने कर रखे हैं, वो कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। मटेरियल शेयर्स नहीं है, इतने जो हैं वो शेयर्स चलते हैं। या फिर मतलब कहें कि भैया इतने ज़्यादा हैं कि अब 100 शेयर क्या ही होते हैं, है ना। वो कहेंगे भैया 100 शेयर क्या ही है, इससे मैं क्या ही उखाड़ लूँगा, ठीक है। 100 शेयर से मैं कितना ही प्रॉफिट जो है वो गेन कर लूँगा। तो ये जो है वो कुछ क्वेश्चन इस तरफ जा रहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी जो है वो नहीं बन रहा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ही, अब सेकंड ऑप्शन नहीं बन रहा तो A भी कट गया, C भी कट गया, यानी कि ऑप्शन D, यानी खाली फोर्थ ऑप्शन खाली सही होने वाला है। बाकी थर्ड देखो, ही हैज़ टू स्टैंड फॉर री इलेक्शन ऑन एन एनुअल बेसिस, इसमें कोई गलती के इसमें क्या ही है भाई, एक बात बताओ। एनुअल बेसिस पे अगर वो स्टैंड हो रहे हैं तो इसमें कोई कंसर्न क्या होने की बात है। एनुअल बेसिस पे हो रहे हैं तो अच्छी बात है यार, ये तो मतलब बढ़िया बात है कि हर साल जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। ये भी गलत। ही हैज़ एन एग्जिस्टिंग क्लोज रिलेशनशिप, ये सबसे बड़ा मैटर है।
जो जी कंपनी का सीईओ है उसके साथ उसके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, और आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि भैया दोनों एक दूसरे को मना ना कर पाएँ, या फिर अगर मान लो सीईओ जो है वो एएल को कुछ बोलना चाहता है, ठीक है, कि तुम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट वो बोल ही नहीं पाता, क्योंकि यार पता है दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी क्लोज़ हैं, है ना? तो ये दिक्कत जो है वो आ सकती है एनईडी के बेसिस पे, तो ये जो है उसको देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका परफेक्ट ऑप्शन बैठता है। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसके में क्या कह रहा है भैया, ओमार जो है वो वर्क करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद वो ईमेल सेंड करता है मैसेज टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या ही है, देखो एक बात बताओ, अगर एक बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, वो ईमेल कर रहा है किसको, मार्केटिंग डायरेक्टर को। तो अब एक बात बताओ, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से अलग ही रहेगा, है ना? तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से अलग होगा, ये तो है नहीं कि भैया साथ साथ ही होने वाले हैं। और एक बेसिस और भी है कि वो जूनियर अकाउंटेंट है और उसे सीधा किसको मैसेज कर रहा है, मार्केटिंग के डायरेक्टर को। देख रहे हो, एक बंदा जूनियर अकाउंटेंट और वो ईमेल किसको कर रहा है, सीधा सीधा मार्केटिंग के डायरेक्टर को। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है जी। तो अब डायगोनल में ये होता है कि अगर आप एक डिपार्टमेंट से अपने सीनियर वीनियर को जो है वो बात कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हो तो वो होता है डायगोनल, ठीक है। और अगर आपको वर्टिकल के बाद में थोड़ी बात करी जाए तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच, मतलब सीनियर, ये इसका सीनियर अकाउंटेंट होता और ये जूनियर अकाउंटेंट है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, वो होती है वर्टिकल, ठीक है। और अगर मान लो ये जूनियर अकाउंटेंट अपने ही जूनियर अकाउंटेंट से बात कर रहा होता तो वो क्या हो जाता, हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जबकि डायगोनल क्या होता है, अपने से किसी मतलब सीनियर लेवल के बंदे से बात कर देना, वो भी दूसरे डिपार्टमेंट में। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। इसमें क्या कह रहा है भैया, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लर्निंग। हाना हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू जॉब इन डी कंपनी। डी कंपनी में नई नई आई है भैया। तो टू हेल्प हर शी इज़ बीइंग मेंटोर्ड बाय एन एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ स्टाफ। अगेन अब देखो यहाँ पे जो है वो मेंटोर करी जा रही है एक एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ स्टाफ के बारे में। और एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इनफॉर्मल है, टैसिट है, फॉर्मल है, या फिर इंसिडेंटल है? पहली बात, फॉर्मल क्या ये होगा, क्या यहाँ पे डी कंपनी ने बोला कि भैया जाओ, मान लो ये हाना है, ठीक है, और ये कोई है मतलब जिसको पहले से काम आता होगा, मान लो ए है, ठीक है, तो इसको पहले से काम आता था, ये हाना के पास गई, भैया ठीक है मैं तेरे को सारी चीज़ें बता देती हूँ, इसको ऐसे करना है, इसको ये सब चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें मतलब ये काम ऐसे होता है, ये सब ऐसे होता है। क्या कंपनी ने ए को बोला ये सब करने को? नहीं, फॉर्मल तो नहीं है। और इंसिडेंटल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एकदम ये तो हुआ ही नहीं कि अनप्लान्ड सारी चीज़ें थी, तो अनप्लान्ड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और टैसिट तो पहली बात कोई स्टाइल ही नहीं होता है भैया, ठीक है। एक चीज़ बचती है इनफॉर्मल, यानी कि ए का क्या करा, ए ने देखा एक नई नई भाई आई है कोई काम करने के लिए, तो इसको कुछ काम नहीं आता होगा, तो भैया बेचारी में दया आ गई, उसने कहा चलो ठीक है एक काम करते हैं, मैं तेरे को काम सिखा देती हूँ। तो ये कौन सा जो है वो लर्निंग का स्टाइल हो गया, इनफॉर्मल। ओके, आई होप आपको जो है वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं हमारे नए सेक्शन पे, सेक्शन बी, जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क के। तो आपको पता है 24 मार्क्स बन जाएंगे। 76 मार्क्स का हम कर चुके हैं और ये है पूरा सिचुएशन। आई होप आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी, और थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही साथ में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और थोड़ा हल्का सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। येस, तो पहला क्वेश्चन हमारा वही हनी एंड मम्फर्ट जो है वो मेरे को दिख रहा है, और ये सारे स्टाइल भैया देख लो, समझ के चलना, ठीक है, तभी अच्छे से कर पाओगे। हनी एंड मम्फर्ट सजेस्टेड दैट देयर आर 4 अप्रोचेस टू इंडिविजुअल लर्निंग। एचटी कंपनी जो है वो अपनी ट्रेनिंग स्टाफ ऑन द यूज़ ऑफ न्यू आईटी सिस्टम के लिए जो है वो ट्रेन कर रहे थे। तो आपको बताना क्या है, आइडेंटिफाई विच लर्निंग अप्रोच जो है वो फॉलो करी जाएगी। 0.5 मार्क ईच है, यानी कि सब सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और बाकी के 2 मार्क्स जो है वो नीचे के। पहले इसको जूम करके यही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय 1 ने डिसाइड किया है टू इनपुट सम डमी डाटा इनटू द सिस्टम सो दैट शी कैन ट्राई एंड लर्न हाउ द सिस्टम वर्क, शी डिसलाइक द आइडिया ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग। ये किसका एग्जाम्पल है, एक्टिविस्ट का, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जब डमी डाटा को हम सिस्टम में एंटर करते थे ताकि हम देख सकें कि कैसे जो है वो सिस्टम वर्क कर रहा है, हम कोई फॉर्मल ट्रेनिंग को नहीं चाहते, बस हम करके देखना चाह रहे हैं कि ये डमी डाटा को डमी 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 ये डमी चीज़ है ना, इसको जो है वो कीवर्ड बनाओ, जैसे ही डमी दिखे वैसे एक्टिविस्ट पे टिक लगाओ, ठीक है। ये काइंड ऑफ कीवर्ड जो है उसको आपको पता होना चाहिए, जैसे ही डमी देखो अच्छा एक्टिविस्ट होना चाहिए, तो
ठीक है। एम्प्लॉय टू हैज़ आस्क्ड टू वॉच एन एम्प्लॉय इनपुटिंग डाटा इनटू द सिस्टम। अच्छा, अब देखो, आप कुछ काम कर रहे हो, किसी बंदे को करते हो, ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और आपको क्या कहा है, बैठ के देखो भैया ये बंदा काम कैसे कर रहा है। अब जब आपको ऐसी चीज़ें कही जाए तो वो सीधे सीधे रिफ्लेक्टर होता है, मेरे को आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन यूज, शी विल देन कंसीडर व्हाट शी हैज़ लर्नड बिफोर अटेम्प्टिंग टू द यूज द सिस्टम हरसेल्फ। बेसिकली वही है, एक बंदे को काम आता था, वो काम कर रहा था, ये दूसरा बंदा मान लो नया नया इंटर्नशिप पे आया था, इसको कहा भैया इसको देखो ये काम कैसे कर रहा है, उसको सीखो, वो क्या होता है, रिफ्लेक्टर। एम्प्लॉय 3 जो है वो लर्न अबाउट अ न्यू सिस्टम बाय रीडिंग द मैनुअल। अगर किसी चीज़ को पढ़ के करते हो तो भैया वो थ्योरिस्ट बंदा होता है, जो चीज़ों को मतलब लर्न करके जो है वो चीज़ों को समझना चाहता है। पहले मैनुअल पढ़ेगा, फिर जो है वो चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा। एम्प्लॉय 4 जो है विशेज़ टू हैव सम फॉर्मल ट्रेनिंग फॉलोड बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो फॉर्मल ट्रेनिंग भी लेता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करता है, वो किस में आता है, प्रैग्मेटिस्ट पे, ठीक है। तो प्रैग्मेटिस्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब इसका सेकंड पार्ट 2 मार्क्स के लिए हम कर चुके हैं, इसके बाद आगे का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भैया, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ पासिंग ऑन स्किल्स टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो एम्प्लॉय 1 जो है हैज़ बीन ऑफर्ड अ कोर्स विच विल हेल्प विद टाइम मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉय 1 जो है उसको मतलब एक कोर्स ऑफर किया गया जिसकी वजह से जो है वो टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकती है या कर सकता है। दिस विल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे हर लिखा है, दिस विल हेल्प हर इन हर वर्क एंड हर पर्सनल लाइफ। तो ये टाइम मैनेजमेंट उसके पर्सनल काम में भी, लाइफ में भी मदद करेगा, और उसके जो वर्क करते हैं उसमें भी मदद करेगा। तो ये किस टाइप की हम काइंड ऑफ स्किल जो है वो इसको कह सकते हैं। तो एक बात बताओ, जो चीज़ यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट द टर्म दैट एप्रोप्रिएटली फिल्स गैप वन अबव। एजुकेशन, डेवलपमेंट या फिर ट्रेनिंग, एक चीज़ जो कि आपकी खुद की लाइफ में भी काम आए और जो वर्क में भी काम आए। इसका मतलब देखो, वो ट्रेनिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग दी तो वो खाली जॉब में ही काम आएगी। वो डेवलपमेंट भी आपका ही क्या है, करियर की जॉब में ही बढ़ेगा। लेकिन एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी और साथ साथ आपके वर्क में भी काम आएगी। तो इसलिए हम इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एजुकेशन में, ठीक है। इसके बाद ये जो है एम्प्लॉय 2 उसको ऑफ़र किया गया है डैश बाय द कंपनी एज ही और शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ कोर्स इन कंप्यूटर स्किल्स दैट विल एनेबल हर टू अप्लाई फॉर प्रमोशन विद इन द कंपनी। देखो बस कंपनी से रिलेटेड ही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, और कंपनी में ही वो उसको प्रमोशन दे दिया जाएगा, यानी कि जो चीज़ में वो काम कर रही थी उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। पहले नीचे काम कर रही थी तो थोड़ा ऊपर रोल मिल जाएगा बेसिकली ये। तो इसको क्या हो रहा है, डेवलपमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं दे रहे, ठीक है, ट्रेन थोड़े कुछ कर रहे हैं, हम इसको ऐसा कुछ दे रहे हैं जिसकी वजह से वो डेवलप करे, अपने करियर में आगे बढ़े, ठीक है। आई होप आपको ये वाला केस स्टडी जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट थ्योरी इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप क्लासीफाई करना है एज रिलेटिंग टू आइदर लीडरशिप, मैनेजमेंट, सुपरविजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। तो सेटिंग ऑफ गोल्स एंड इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट्स टू अचीव देम। अगर आप एक गोल सेट करते हो और सबऑर्डिनेट्स को मतलब इंस्पायर करते हो कि भैया तुम भी ये गोल्स अचीव करने के लिए आगे बढ़ो, तो वो क्या होता है, लीडरशिप। ये बेसिकली मैं डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल की ये सब कैसे हो रहा है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है, वही बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी या भैया पूरा थ्योरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन चीज़ जो है वो क्या बता रही है। द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज और हर एक्शंस। अगर कोई भी बंदा कुछ काम वाम करता है तो उसकी वजह से ही ये सब चीज़ें हों, ठीक है, उसी कोई जिम्मेदार ठहराते तो वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तेरे को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तू ये काम कर, तो तू ही उसके लिए काम के लिए जिम्मेवार रहेगा, ठीक है, और कोई नहीं रहेगा, तो वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंश्योरिंग दैट स्पेसिफाइड टास्क आर परफॉर्म करेक्टली। जो भी टास्क दिए गए हैं वो अच्छे से पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स के द्वारा। तो ये क्या है, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया है, ठीक है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक बंदा लगा दिया, भैया देखो ये काम कर रहे हैं, इनको देखो ये काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, सुपरविजन हो रहा है, ठीक है। कुछ सोचने की बात नहीं, आपको बस एक बेसिक थोड़ा सा कॉमन सेंस लॉजिक लगा के चलोगे तो भी ये आंसर काफ़ी मज़ेदार तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट इसमें क्या कह रहा है, द यूज़ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव की ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात आ गई है, और ऐसे जो है बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज़ करना, ये किस में आता है, मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे देख लो मैनेजमेंट, ओके। इसके बाद बी में क्या कह रहा है, विच फोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन फ्यूल 5 फंक्शन मॉडल। ये सब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको बताना है 5 फंक्शन मॉडल कौन से होते हैं उस फ्यूल ने, जो भी भाई साहब ने दिए थे हमारे। प्लानिंग दिया था, यस दिया था। इसके बाद लीडर तो ऐसा कुछ नहीं था, मॉनिटर भी नहीं था, कमांडिंग, यस कमांडिंग भी था, कंट्रोलिंग भी था, लाइजन नहीं था, डिसमिनेटर नहीं था, ऑर्गेनाइजिंग था।
ये आपका वो 12th वाला BST वाला जो फ्यूल है ना, काइंड ऑफ आप इसको वही वाला कह सकते हो। बस यहाँ पे जो है वो वहाँ पे था ना पोस्ट DC करके था, अभी भी पोस्ट DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सर्विंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही चीज़ है, प्लानिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये वाला भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम थर्ड MTQ की तरफ चलते हैं, सेक्शन B के। इसमें कह रहा है भैया, क्यू कंपनी कंसीडरिंग आउटसोर्सिंग इट्स फंक्शन टू अ थर्ड पार्टी IT कंपनी। तो मतलब अपनी जो भी काम है IT का फंक्शन का, वो थर्ड पार्टी IT कंपनी को देना चाह रहा है क्यू कंपनी वाला, ऑन अ फिक्स्ड फ़ी बेसिस, मतलब फिक्स्ड फ़ी उसको मिलेगी। और क्यू डज़ नॉट कंसीडर IT टू बी अ कोर फंक्शन। क्यू कंपनी का IT जो है वो कोर फंक्शन है, मतलब काम इतना कोर उस पर IT पे नहीं होता। तो एज द ऑर्गेनाइजेशन करेंटली मैन्युफैक्चर टेबल्स एंड चेयर्स फॉर डोमेस्टिक यूज़। अच्छा, टेबल चेयर बनाने का काम है भाई साहब का, IT डिपार्टमेंट है, लेकिन इतना कुछ कोर पर्पस नहीं है, लेकिन इसीलिए जो है वो उसने दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। तो एक जूनियर अकाउंटेंट है, उसने प्रोड्यूस करा है लिस्ट ऑफ पॉसिबल एडवांटेज ऑफ दिस टू द कंपनी। तो इस आउटसोर्सिंग का क्या एडवांटेज है वो आपको बेसिकली यहाँ पे जो है वो बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें 4 जो है वो फॉलोइंग फैक्टर्स आर लाइकली एडवांटेज ऑफ क्यू आउटसोर्सिंग। आपको ये बताना है कि जो भी आउटसोर्स करा है हमने IT फंक्शन, तो उसके 4 एडवांटेज क्या हो सकते हैं इन सब में से। और अगर आपने एक भी गलत बताया तो आपका पूरा जो है वो हो जाएगा, 0.5 मार्क्स ईच का है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने बताया मतलब ABCD, ठीक है, आपने ये बताया और आंसर कुछ और है, तो आपने अगर B को सही भी लगाया तो इसका आधा नंबर आपको मिलने वाला है। यही सेक्शन B का फ़ायदा है, तो अच्छे से लगाना, बाकी इसके नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आपने ये गलत लगाया तो पूरे का ही आपके नंबर कट जाने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली लिखा हुआ है 0.5 मार्क्स ईच। तो अब देखो, IT फंक्शन को हमने आउटसोर्स करा है, तो क्या इट विल रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस गेनिंग एक्सेस टू क्यूज। देखो, पहली बात तो हमारा IT जो IT फंक्शन है, कोई मेन कोर काम है ही नहीं। ठीक है, और मेन कोर काम नहीं है तो क्या करोगे भाई, अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी एक्सेस क्यू कंपनी की इन्फॉर्मेशन का। और आउटसोर्सिंग का मतलब ये थोड़े यार, आउटसोर्सिंग एक प्राइवेट मतलब बढ़िया चीज़ है, तुम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में वो कर देते हो। ये होगा, यहाँ पे रिड्यूस लिखा है कि प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होगी कि अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस गेन कर पाएंगे। अगर एक बात बताओ, एक फंक्शन जो है IT का फंक्शन, वो मेरी कंपनी में था, तो वो ज़्यादा सेफ़ था, या फिर वो वाला फंक्शन कोई और कंपनी में जा रहा है तब सेफ़ है। ऑब्वियसली जब वो मेरी कंपनी में था, अगर दूसरी कंपनी में जाएगा तो इसका मतलब ज़्यादा रिस्क है कि वो मेरा जो भी डाटा है वो सब लीक हो सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इट विल रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन गेनिंग एक्सेस। बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंक्रीज़। और पहली बात तो ये एडवांटेज भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया है क्यों नहीं होगा। बाकी बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, इट विल रिड्यूस अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू हाउ मच द IT फंक्शन विल कॉस्ट। हाँ यस, ये वाला जो एडवांटेज होगा, क्योंकि बार बार सोचना नहीं पड़ेगा यार IT फंक्शन पे इतना पैसा आएगा, इतना ये सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि IT फंक्शन में अब हमने आउटसोर्स कर दिया है, वो सब संभालेंगे। क्या है, हमें बस ये है कि हमें इतना पैसा देना है आउटसोर्सिंग का, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो ये एडवांटेज होगा। द थर्ड पार्टी कंपनी में हैव एक्सेस टू IT स्किल्स दैट क्यू लैक्स। यस, जो ऑब्वियसली बात है, अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं अपना फंक्शन, तो जिस कंपनी को देंगे उनके पास तो नॉलेज होगी, ऑब्वियसली बात है। तो अगर उसके पास नॉलेज होगी तो बस और क्या ही चाहिए, वो अच्छे से जो है वो हमारी कंपनी का एक्सेस जो भी चीज़ें कंट्रोल करनी है वो कर पाएगा। सी भी सही है। डी कह रहे हैं द थर्ड पार्टी फील्स टू परफॉर्म वेल, क्यू कैन ईजिली ब्रिंग द IT फंक्शन बैक इन हाउस। ये जो एडवांटेज नहीं है, आपको एडवांटेज बताना है। और पहली बात, एकदम से आपको अपने देखो, अगर आपने कोई चीज़ बाहर को करने को दे दी कि आपका IT फंक्शन अब बाहर से ऑपरेट हो रहा है, तो उसको एकदम से अपनी कंपनी के अंदर वापस से इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये दिक्कत देगा आपको, और ये काइंड ऑफ आपका डिसएडवांटेज भी बन जाता है कि आपको बैक इन हाउस लाने के लिए थोड़ी दिक्कत, मेहनत, मशक्क़त करनी पड़ती है। तो डी ऑप्शन इसका एडवांटेज तो नहीं हो रहा। ई ऑप्शन में कह रहा है थर्ड पार्टी कंपनी में हैव एक्सेस टू मोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर IT अलाउिंग क्यू टू सेव मनी ऑन इट्स फंक्शन। येस, अब देखो, इसका मेन काम IT का है ही नहीं, तो इसको ज़्यादा पैसे बचाने नहीं आते। जबकि अगर ये किसी और कंपनी को काम दे रहा है IT करने के लिए, अब ये इसका काम ही IT का है, तो इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ज़्यादा पैसों को बचा सकते हैं, इसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा है। जितना ज़्यादा काम करेगा उतने पैसे जो हैं इसके कम लगने वाले हैं, तो इससे फ़ायदा इसको भी होगा और इस कंपनी को भी होगा, है ना। तो ये काइंड ऑफ कह सकते हो आप इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसका एडवांटेज हो गया। अब 4 बताने थे, 3 पता चल गए, एक इन तीनों में से कोई होगा। इट विल रिड्यूस क्यूज़ डिपेंडेंस ऑन इट्स सप्लायर। अब क्यू की सप्लायर से डिपेंडेंस कैसे रिड्यूस होगी, ये तो इसका कोई एडवांटेज ही नहीं बन रहा है भैया। अगर क्यू ने एक अपना डिपार्टमेंट, एक फंक्शन जो है वो दूसरे में आउटसोर्स कर दिया,
तो जो भी सप्लायर है उससे डिपेंडेंस थोड़े रिड्यूस हो जाने वाली है, वो सप्लायर से तो वही चीज़ चलने वाली है, वरना कोई इसका एडवांटेज है, तो एफ तो नहीं होगा। क्यू इज़ लाइकली टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर राइवल्स विद इट्स IT सिस्टम। पहली बात भैया, उसका IT का इतना कोर काम है ही नहीं, तो अगर वो दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर रहा है IT का काम, तो इसमें उसको क्या ही एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जी भी नहीं बन रहा। एच कंपनी इट इज़ लाइकली टू अलाउ क्यू टू फोकस इट्स मैनेजमेंट टाइम ऑन कोर एक्टिविटीज। यस, जो उसका मेन काम है टेबल चेयर वगैरह का, वो उस काम में खुश रहे, डोमेस्टिक काम में। और एच जो है वो उसका एडवांटेज है। एच यहाँ पे मार्क कर देते हैं, HEC और B, ठीक है, ये जो है हमारे मेन एडवांटेज है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स मिल गए। अब बाकी 2 मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला चीज़ को पूरा करना पड़ेगा। यह देखो, इंक्रीज यूज़ ऑफ IT जो है वो इनेबल करता है बहुत सारी कंपनी जैसे कि क्यू, ताकि वो रिस्ट्रक्चर कर पाएँ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, जो क्यू कंपनी ने है डिसाइड किया है टू डैश बाय गेटिंग अ लोकल थर्ड पार्टी IT कंपनी। एक उन्होंने लोकल थर्ड पार्टी IT कंपनी जो है वो कि ताकि उनको वो जो है उसको प्रोवाइड कर रही है नंबर ऑफ टेम्परेरी स्टाफ, एक मतलब टेम्परेरी स्टाफ जो है वो उसको दे रही है टू कवर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सिस्टम फॉर द कंपनी। एक कंपनी में नया सिस्टम बनाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो IT कंपनी उसको एक टेम्परेरी स्टाफ दे रही है। अभी जब भी टेम्परेरी की बात आ जाए ना यार, तो आप एक बात याद रखना कि टेम्परेरी जो है वो एड हॉक से जो है वो रिलेट करेगा, ठीक है। आपने एड हॉक कमेटी भी पढ़ा होगा, वो भी क्या होता है, एक टेम्परेरी कमेटी होती है। और वही सेम चीज़, अगर कोई चीज़ आप टेम्परेरी ला रहे हो, जैसे हम टेम्परेरी स्टाफ ला रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो किसकी वजह से रिलेट होगा, एड हॉक से। यानी कि अगर आप टेम्परेरी स्टाफ लाते हो तो उसको क्या कहते हैं, एड हॉक आउटसोर्स। बाहर से आप स्टाफ ला रहे हो वो भी टेम्परेरी, तो उसको कहेंगे एड हॉक आउटसोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, क्यू कंपनी मैनेजमेंट विशेस टू डैश। क्यू कंपनी क्या चाहती है, द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग IT टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। उनकी कम्युनिकेशन बढ़े और दे फील दैट दिस विल रिड्यूस द नीड फॉर सेवरल लेवल्स। अच्छा, तो अलग अलग लेवल्स की नीड जो है वो कम हो जाएगी, जो कि उनको रिडेंडेंट ही कर दिया जाएगा। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो, अलग अलग टाइप के मैनेजर्स इस लेवल पे भी हैं, इस लेवल पे भी हैं, इस लेवल पे भी हैं, ठीक है। अब IT को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या चाहते हैं कि एक पूरा लेवल ही हटा दिया जाए, यानी कि लेवल्स को कम कर दिया जाए। मान लो ये वाले पूरे लेवल के बंदे ही हटा दिए गए, अब क्या बचे, खाली ये और इसके नीचे वाले, एक पूरा लेयर ही हटा दी। इसको क्या कहते हैं, डी लेयर। जब आपने पूरी एक लेयर को ही रिमूव कर दिया, डी लेयरिंग ऐसा प्रोसेस है जब आपने पूरी मैनेजमेंट की पूरी लेयर को ही रिमूव कर दिया। ये इसलिए किया जाता है कि जब लाइक अगर ऑर्गेनाइजेशन एक रिजिड हायरार्किकल फ्रेमवर्क से जो है वो अलग अलग टाइप में जाती है, तब जो है वो हम डी लेयरिंग जो है वो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे IT की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जी कंपनी ने रिसेंटली एम्प्लॉय किया है न्यू जूनियर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसको इन्फॉर्म किया गया उसके मैनेजर के कि जो जी वर्किंग कैपिटल है वो 4 पार्ट्स में है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल्स और कैश। जी कैन मेंटेन ईच एलिमेंट एट आइदर अ हाई और लो लेवल, या तो वो हाई लेवल पे कर सकता है या फिर लो लेवल पे कर सकता है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, अट्रैक्टिव टू कस्टमर्स, ये आपका वर्किंग कैपिटल है, ये आपका बैलेंस है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ट्रेड पेबल्स, हाई और लो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस रिलेट टू हैविंग अ हाई और लो लेवल ऑफ ईच पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज शोन इन अबव डायग्राम बाय एंटरिंग वन ऑफ द लेटर C to H। यहाँ पे आपको A से H के बीच में एक अल्फ़ाबेट जो है वो एंटर करना है और बताना है कि हाई लेना बढ़िया बात है, लो लेना बढ़िया बात है। तो अट्रैक्टिव टू कस्टमर एज दे आर एबल टू पे फॉर देयर परचेज लेटर। अगर हम अपने परचेज़ के लिए लेट पे कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने कोई चीज़ कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव है, ये बात समझ के रखना। कस्टमर्स के लिए ये चीज़ कब अट्रैक्ट करेगी, जब वो पे कर पाएंगे अपने परचेज़ को लेटर। मतलब कस्टमर ने सामान ख़रीदा और पहले वो खाली मान लो 30 दिन में ही पे कर पाते थे, तो अब वो पे कर पाएंगे 40 दिन में। ये कस्टमर के लिए एडवांटेज है। और एक बात बताओ, अगर कोई कस्टमर हमारे से सामान ख़रीद रहा है तो इसका मतलब हम क्या सेल कर रहे होंगे। और जब सेल करते हैं तो क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। पहले हमारे को पैसा 30 दिनों में आ रहा था, अब आएगा 40 दिनों में। इसका मतलब हमारे ट्रेड रिसीवेबल क्या है, हाई। और ट्रेड रिसीवेबल हाई है, इसका मतलब क्या है, सी। यानी यहाँ पे क्या आएगा, सी। कस्टमर को अट्रैक्ट तभी करेगा जब वो उनको लगेगा कि भैया हम ज़्यादा दिनों में जो है वो पैसा दे पाएँ। इसके बाद रिड्यूस रिस्क ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अगर हमारा बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स जो है वो कम हो जाएगा। अगेन वही सेम चीज़ एग्जांपल बस ये है कि मान लो अब हम 30 दिन की जगह क्या कर रहे हैं,
हम कह रहे हैं भैया हमें 20 दिन में पैसा दे दो। अब इससे क्या होगा कि उनको होगा कि भैया जल्दी जल्दी पैसे देने हैं, और जितनी जल्दी पैसा आ जाएगा उतने ही चांसेस कम होंगे कि वो हमारा पैसा डूब जाए, बैड डेट बन जाए, डाउटफुल डेट बन जाए, है ना। तो इसका मतलब वही यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, कि हमारे को जो है जितना जल्दी पैसा मिले, और जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतने ही चांसेस कम होंगे हमारे पैसे को डूबने के। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी इसी ऑप्शन पढ़ते हैं। सप्लायर्स में ऑफर प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। सप्लायर, अब हमारे सप्लायर यानी कि ये काइंड ऑफ ट्रेड पेबल से रिलेट करेगा, ठीक है, या फिर आपका इन्वेंट्री से रिलेट कर सकता है, ठीक है, इन्हीं दो में से किसी एक चीज़ में रिलेट करेगा ना, ठीक है। अब इन्वेंट्री से जो है आपको काइंड ऑफ देख सकते हैं, बाकी सप्लायर्स जो है वो बेसिकली ज़्यादा ट्रेड पेबल्स ही करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे सप्लायर हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी कि मतलब आप जितनी जल्दी पेमेंट करो उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। पहले कह रहे थे अगर आप 7 दिन में पेमेंट कर दो आपको 10% का डिस्काउंट दे दूँगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा लगा दी तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली बंदा ये चाहेगा कि फटाफट से पेमेंट कर दे। तो इसका मतलब हमारे ट्रेड पेबल्स हाई होने बढ़िया हैं या फिर लो? लो, ऑब्वियसली। अगर जितने ज़्यादा कम हमारे ट्रेड पेबल होंगे उतने बढ़िया होगा, क्योंकि हम इसका मतलब ये है कि हम फटाफट से टाइम से पेमेंट कर रहे हैं और हमको जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होगा, एच। इसके बाद लास्ट, कस्टमर विल बी हैप्पी एज द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज बी एबल टू प्रोवाइड देम विद द गुड दे रिक्वायर। इसका मतलब सीधा सीधा ये जा रहा है इन्वेंट्री की तरफ से, और कैसे जा रहा है, कस्टमर ने कहा भैया हमको ये वाला सामान चाहिए, ठीक है जी ले जा, हमारे पास पड़ा है। कस्टमर ने कहा हमें ये वाला सामान चाहिए, ठीक है जी ले जाओ, पड़ा है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए वो जब भी मांगते हैं तब भी हम उसको जो है वो सारा सामान दे देते हैं, यानी कि ए। यहाँ पे आ गया ए। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले MCQ MTQ पे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, बिलो आर अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। आपको बताना है कि विच ऑफ द 4 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कोई 4 जो है वो सही होने वाली हैं, जितनी सही करोगे उतने आपके आधे आधे नंबर बढ़ते जाएंगे। 2 नंबर का है, अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट वेयर ऑल नॉन कोर एक्टिविटीज़ आर आउटसोर्स टू थर्ड पार्टीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है, ये तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है जहाँ पे नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके बाद बी ऑप्शन, आ स्केलर चेन रेफर्स टू द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सही, तो इसकी स्केलर चेन की डेफिनेशन है, ये तो सही बात है। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर टिपिकली सफ़र फ्रॉम स्लो, नहीं, एंटरप्रेन्योरल का मतलब तो फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वहाँ पे पावर एक ही बंदे के पास ज़्यादातर रहती है, ज़्यादा वो ओनर्स रहते नहीं, तो जितने कम ओनर्स उतनी पावर ज़्यादा और उतनी तेज़ थे डिसीजन मेकिंग। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी में कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ अनएफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द वर्क द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स। अगेन गलत स्टेटमेंट है भैया। स्पैन ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बताया कि एक मैनेजर अपने अंदर कितने एम्प्लॉयज़ को जो है वो संभाल सकता है, ठीक है, या फिर सबॉर्डिनेट को संभाल सकता है। तो अगर आपका वर्क का नेचर चेंज हो रहा है या फिर कोई ऐसा वर्क है जो कि काफ़ी मुश्किल है करने वाला, तो एक मैनेजर कम बंदों को संभाल पाएगा। अगर एक वर्क है जो कि आसान सा है या फिर बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर एक मैनेजर ज़्यादा बंदों को अपने अंडर रख सकता है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि अनइफेक्टेड रहेगा, मतलब कुछ भी काम हो अनइफेक्टेड रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, तो गलत बात है, ठीक है। तो डी भी नहीं होगा। ई का, डिसेंट्रलाइजेशन टेंड टू रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये जो है वो आप काइंड ऑफ इसको नहीं बोलोगे, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ट्रेनिंग कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करता। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर जो है वो नीचे तक, मतलब पूरे लोअर लेवल तक जो है वो पहुंचा देते हो, ठीक है, कि सारे बंदों के पास जो है वो पावर आ जाती है। अब उसके बाद ये है कि अब डिसेंट्रलाइजेशन आपने कर दिया तो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट क्या रिड्यूस हो जाएगी, बल्कि आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब नीचे लेवल तक के बंदों के पास डिसीजन मेकिंग का पावर आ जाएगा। अब जितना ज़्यादा पावर आ जाएगा तो भैया उसको ट्रेनिंग तो दोगे ना, या ऐसे ही डिसीजन लेने के लिए बोलोगे भैया जा डिसीजन ले ले, जबकि ट्रेनिंग उसको कुछ आती नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन उसको पावर पहले ही दे दो, है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत। एफ, मैट्रिक स्ट्रक्चर में इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर। यस, मैट्रिक स्ट्रक्चर बेसिकली वही फंक्शनल डिवीजन वाला जो है वो बन जाता है ना। तो मैट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है मैनेजर की वजह से। एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मैनेजर सोचता है कि भैया अब देखो ये फंक्शनल मान लो, ये डिवीजन मान लो, ठीक है, मैनेजर ने काम दिया, अब फंक्शनल वाला सोच रहा है कि ये करूँ, डिवीजनल वाले ने अलग दिया, तो एम्प्लॉय किसका काम करे, डिवीजनल का या फंक्शनल का, ऐसा काम हो जाता है, ठीक है। जी में कह रहा है टॉल ऑर्गेनाइजेशनली टिपिकली हैव अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। येस, जो टोल होते हैं उसके नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि एक मैनेजर के अंदर कम लोग जो हैं वो आते हैं, ठीक है, तभी तो टोल बनता है। इसका काइंड ऑफ आपको एग्जांपल दे देते हैं, मतलब थोड़ा सा डायग्राम बना के।
ताकि आपको थोड़ा समझ आए। ये मैनेजर है, इसके अंदर कम लोग, कम लोग, फिर कम लोग, कम लोग, कम लोग, ऐसे। तो ऐसे पूरा टॉल तक चल जाता है, तो वो टॉल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? नैरो। ठीक है। और इसके बाद एच जो है, एच क्या कह रहा है भैया कि अ शेयर्ड सर्विस अप्रोच रेफर्स टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अ प्रीवियसली डिस्पर्स फंक्शन विद इन द, यस एकदम, ये तो मतलब पूरी डेफिनेशन है। ठीक है। शेयर्ड सर्विस अप्रोच वही होता है कि जो भी सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं हम पिछले फंक्शंस का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे अंदर होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे इसके। और ये यहाँ पे लिखा है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्म्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ठीक है जी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एफ़ का ओनर है आर लीगली सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, मतलब काइंड ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो हमारे यहाँ पे दिख रही है। एफ कैन ओनली रेज मनी फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग ओनर्स एंड इज़ नॉट अलाउड टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक। अगर वो स्टॉक पे लिस्टेड नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये प्राइवेट काइंड ऑफ पे जा रहा है ना, क्योंकि पब्लिक जो है वो लिस्टेड हो सकती है। और अगर वो सेपरेट है तो वो आप सोल ट्रेडर पार्टनरशिप भी नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये क्या है? सॉरी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। क्योंकि पब्लिक लिमिटेड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिमिट हो सकती है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। प्राइवेट जो है वो नहीं होती, और वो खाली अपने ओनर से ही पैसे रेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे पार्ट में ये कह रहे हो भाई साहब, ऑर्गेनाइजेशन जे जो है इज़ अ डैश वन ऑफ जे कस्टमर क्या है? ठीक है। वन ऑफ जेज कस्टमर वॉज इंजर्ड बाय अ प्रोडक्ट सोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इसने कोई प्रोडक्ट बेचा, उसकी वजह से कोई बंदा इंजर्ड हो गया। रैदर देन स्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो कस्टमर है उसने स्यू कर दिया उसके 3 ओनर्स को। बहुत ही बेहतरीन। इसका मतलब यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बिजनेस भी एक ही है और जो उसके ओनर्स हैं वो भी एक ही हैं, दोनों सेम ही हैं। इसका मतलब काइंड ऑफ जहाँ पे इशारा जा रहा है वो शायद आप लोग भी समझ रहे हो। ठीक है। तो इसके बाद जो एज दे आर लीगली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक। सोल ट्रेडर में एक ही बंदा होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 3 ओनर्स हैं। ठीक है, सोल ट्रेडर नहीं होगा। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। ठीक है, ये भी नहीं होगी। तो एक पार्टनरशिप ही ऐसा है, और ये जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं। ठीक है। एक जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती और जिसके 3 जो है वो ओनर्स होते हैं, वो क्या बता रहा है? पार्टनरशिप। तो भैया पार्टनरशिप ही होगा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद एक जो है हमारा लास्ट MTQ बचा है इसका, उसके बाद हमारा मॉक ख़त्म। तो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं भैया। बी कंपनी इज़ कंसीडरिंग द लॉन्च ऑफ अ न्यू कंप्यूटर प्रिंटर। ठीक है। तो नए कंप्यूटर के प्रिंटर का लॉन्च सोच रही है और इस करेंटली प्लानिंग इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सोच रही है। ठीक है। ठीक है, आप लोग बता दो यार इसको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इट हैज़ आइडेंटिफाइड 4 डिफरेंट ऑप्शन, तो अलग अलग 4 डिफरेंट ऑप्शन जो है उसने चूज़ करे हैं। ये सब चीज़ें हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं, मैच ईच ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन विद वन ऑफ द प्राइसिंग अप्रोचेज बिलो। ये सारी प्राइसिंग अप्रोच है। अब इसके हिसाब से आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे सही करना है कि मतलब फर्स्ट का मान लो BCDA ये सब चीज़ें। ठीक है। तो गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब होता है अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ वाला प्राइस रख दें तो वो गोइंग रेट प्राइसिंग होता है। ठीक है। तो गोइंग रेट प्राइसिंग में अब देखते हैं, सारी सिचुएशंस पढ़नी पड़ेंगी, उसके हिसाब से हम देख पाएंगे। कॉम्पिटिटर देखो, पहले पढ़ लो। ये देखो यहाँ पे कहीं कॉम्पिटिटर दिख रहा है मेरे को। ठीक है। और कहीं पे कॉम्पिटिटर है क्या? सेल द प्रिंटर फॉर अ वेरी लो प्राइस, बी विल देन सेल इन। ठीक है। सेल द प्रिंटर फॉर द सेम प्राइस एच कंपनी विच सेल्स अ सिमिलर प्रिंटर टू वन बी इज प्लानिंग टू। ओके, देखो एच ये जो है ये भी हमारा काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर ही है ना, क्योंकि बी कंपनी जो है वो कंसिडर कर रहा है न्यू लॉन्च। और अगर एच कंपनी सेम प्राइस की तरह उसके सोच रही है तो इसका मतलब एच कंपनी भी क्या है? उसका कॉम्पिटिटर है ना। तो अब हमें कॉम्पिटिटर के साथ का ही प्राइस रखना है। यहाँ पे देखो, सेल द प्रिंटर फॉर अ हाई प्राइस इनिशियली, हाई प्राइस इनिशियली। ठीक है, ये कॉम्पिटिटर जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका ज़्यादा बेस्ट बैठ रहा है, क्योंकि देखो अब हम पढ़ने ही स्टार्ट करते हैं। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? सेल द प्रिंटर फॉर द सेम प्राइस एज एच कंपनी। एच मान लो इसका कोई कॉम्पिटिटर होगा, ये अगर 100 रुपये में प्रिंटर बेच रहा है तो हमें भी 100 में ही बेचना है, ताकि जो सिमिलर प्रिंटर है वो ही हम लॉन्च कर पाएँ और ज़्यादा मार्केट का कंपटीशन के हिसाब से हमारा प्राइस रहे। तो इसका स्टेटमेंट तो भी हो गया। प्राइस स्कीमिंग अगेन, अब ये जो है हमने ये सी वाला पढ़ा था ना, जब हम इनिशियली प्राइस को जो है वो ज़्यादा रख देते हैं, क्योंकि जो मोर कॉम्पिटिटर्स हैं मूव करते हैं मार्केट में, जो प्रिंटर के प्राइस हैं वो ड्रॉप करेंगे। क्या मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग में प्राइस जो है वो हाई रख दो, बाद में धीरे धीरे जो है प्राइस कम करते जाना जैसे जैसे कॉम्पिटिटर आते रहेंगे। ये होता है प्राइस स्कीमिंग। तो प्राइस स्कीमिंग क्या हो गया? सी।
कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है वो आपका बच गया है। अब देखो बी और सी आपका हो गया, ए और डी आपको पढ़ना है, ठीक है। एक पढ़ लो, उसमें से आपको समझ आ जाएगा। डी पढ़ते हैं। सेल द प्रिंटर फॉर अ मार्कअप ऑन द अमाउंट बी पेज टू द। मैंने अब देखो मार्कअप का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट पे कुछ कमाना, ठीक है। और कॉस्ट पे कुछ कमाने का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कि हो गया डी, है ना। तो अब इसका मतलब थर्ड का क्या होगा, ए, क्योंकि यही बच रहा है हमारे पास। अभी कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, पहली बात अगर आपको बताऊं तो ये वो होता है कि जब कस्टमर जो है वो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। पहला जो मतलब दो प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, ठीक है, वो खरीदना है दोनों को साथ में ही पड़ेगा। एक जो है उसको सस्ता कर दो, दूसरे वाले को महंगा कर दो। अब खरीदना तो दोनों ही है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पढ़ो, सेल द प्रिंटर फॉर अ वेरी लो प्राइस। प्रिंटर को काफ़ी कम पैसों पे रखो, लेकिन जो उसकी इंक की कार्ट्रिज होती है उसको महंगा कर दो। अब भैया खाली प्रिंटर ख़रीद के तो वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, उसको जो इंक है उसको तो ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंटर को काफ़ी कम प्राइस पे रख दो, लेकिन जो इंक के कार्ट्रिजेज हैं उसको हाई पे रखो, ताकि कस्टमर्स पे हाई प्रॉफिट मार्जिन आप चार्ज कर सको। इसको कहते हैं कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। आगे चलते हैं, विच इज़ द लास्ट पोर्शन, बी पार्ट। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है बी कंपनी का, उसने लिस्ट दी है टास्क की जो कि कंपनी को अंडरटेक करनी है। हाउएवर उसको लगता है कि अनसर्टेन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ये टास्क शुड बी असाइन टू। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे टास्क हैं, ये सब बताना है कि कौन सा टास्क किस डिपार्टमेंट में जाएगा। आप सब तो भाई काफ़ी वो समझदार, तो आपसे पूछ रहे हैं बता दो, ठीक है। तो बता देना यार, बस आपको मैच करना है। डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन टू गेन कस्टमर फीडबैक ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अगर आपको कस्टमर की फ़ीडबैक लेनी है कि आपने कैसा करा है ये सब चीज़ें, तो आप क्या करते हो, उससे आप सब मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर डिपार्टमेंट में तो आपको पता चलेगा आपने मार्केटिंग वगैरह करी है, फिर उसके हिसाब से आप क्वेश्चनेयर्स परफॉर्म करोगे कि ये हमारे कस्टमर्स हैं, यहाँ यहाँ तक हमारी रीच है, कि हमारे जो जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर फीडबैक दे दो, है ना। तो ये तो मार्केटिंग पे जाने वाला है। क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय बी कंपनी। जो सारे प्रोडक्ट्स सोल्ड करे जा रहे हैं बी कंपनी के बाद, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी की तो क्वालिटी चेक करेंगे ना। उसी की तो क्वालिटी टेस्ट करोगे, और किसी करोगे, है ना। और इसके बाद थर्ड, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट। डिज़ाइन की बात जैसे ही आ जाए तो बस किस पे चला गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सारा डिज़ाइन से रिलेटेड सारी चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाती हैं। लास्ट यानी कि सी होगा। और मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल विद इन बी वेयर हाउस। यस, जो भी इन्वेंट्री का लेवल है कि ये भी कम तो नहीं हो रहा, बढ़ तो नहीं रहा, ये सब कब का है, हमारा परचेजिंग के अंदर रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो बी, डी, ए और सी, ठीक है। यानी कि ये जो ऑप्शन जो है हमारे इसके बन जाएंगे, यानी कि पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, फोर्थ का सी, ठीक है। आई होप आपको ये वाला मॉक जो है वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबी वीडियो थी, बट मेरा ये मेन मोटिव था कि आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझ में आए। और इसी के साथ ये बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी का जो मॉक है वो ख़त्म होता है। मेरे को काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया मॉक बना दो बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी का, तो यस ये रहा। बाकी आई होप आपको एग्ज़ाम में इससे का थोड़ी सी मदद मिले, जितनी भी मदद मिले। मेरा तो बस यही था कि भैया आप लोग थोड़ा अच्छे से एक बार एग्ज़ाम रेडी हो जाए और एक मॉक को देख लें भैया कि कैसे मॉक आते हैं, कैसे पेपर बनेंगे। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ। इसी के साथ हम चलते हैं, वीडियो को करते ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।